हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने जो इकोनॉमिक्स का जो सीरीज स्टार्ट किया था उसके अंदर हम लोगों ने क्लास 9 का एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट कर लिया, क्लास 10 का एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट कर लिया इकोनॉमिक्स का। फिर क्लास 12 के अंदर से जो हमारा सिलेक्टिव चैप्टर्स होता है जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए, वो हमने कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर कर लिया। ठीक है। क्लास 11 के अंदर हमने 2 चैप्टर स्टार्टिंग का किया था, आज हम लोग थर्ड चैप्टर करने वाले हैं। ठीक। उससे पहले हम लोग एक बार शॉर्ट में इकोनॉमिक्स का सिलेबस समझ लेते हैं। ठीक है। तो मेनली क्या होता है एग्जाम के अंदर, जो इकोनॉमिक्स होता है ना, उसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। एक हो जाता है मेरा माइक्रो, जहाँ पे हम लोग सब चीजों को स्मॉल लेवल पे समझते हैं। ठीक है। इंडिविजुअल का डिमांड कैसे इफेक्ट होगा, इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा तो इंडिविजुअल का डिमांड कैसे इफेक्ट होगा, उसका सप्लाई कैसे इफेक्ट होगा, वो सारा चीज। ठीक है। सेकेंड आता है हमारा मैक्रो। मैक्रो में क्या होता है, बड़े लेवल का हम लोग चीज पढ़ते हैं, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट होगा, कंट्री को कैसे इफेक्ट करेगा हमारा। ठीक है। पॉवर्टी कैसे इफेक्ट करता है कंट्री को। ठीक। वो सब चीज हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड मेरा क्या होता है, इंडियन इकोनॉमी। ठीक है। और फोर्थ मेरा क्या होता है कि जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, इंटरनेशनल इकोनॉमी। ठीक। जिसमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह हो जाता है, हमारा बीओपी हो जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह। ठीक है। कैपिटल अकाउंट हो जाता है, करंट अकाउंट हो जाता है, वो सारा चीज हमारा हो जाता है। ठीक है। तो मेनली क्या होता है कि एनसीईआरटी का जब हम लोग कर रहे हैं ना, तो उससे क्या होता है, मेरा इंडियन इकोनॉमी जो होता है वो पूरा क्लियर हो जाता है अच्छे से। क्लास 9 से जो 12 तक है मेरा, ठीक है, 11 तक, वो मेरा इंडियन इकोनॉमी के लिए वन ऑफ द बेस्ट स्टडी मटेरियल है, क्योंकि सब कुछ कवर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है। और कुछ कुछ चैप्टर जो होते हैं वो हमारे इंटरनेशनल इकोनॉमी के भी कवर हो जाते हैं, जैसे एलपीजी, जिसमें से आज हम लोग एलपीजी करने वाले हैं, क्लास 11 का थर्ड चैप्टर। ठीक है। और जहाँ तक बात है माइक्रो और मैक्रो का, तो इसका कुछ कॉन्सेप्चुअल पार्ट क्लास 12 के बुक से हो जाता है, जो कि ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया है, तो वो आप लोग देख सकते हो, क्योंकि सारा जो वीडियोस है क्लास रिकॉर्डिंग ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है। तो हम लोगों ने क्लास 9 का कंप्लीट कर लिया इकोनॉमिक्स। ठीक है। क्लास 10 का इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लिया है। क्लास 12 का जो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने वो कवर कर लिया है। फिर क्लास 11 का हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का 2 चैप्टर कर लिया था, तो आज हम लोग चैप्टर 3 करने वाले हैं। ठीक। तो आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो है हमारा एलपीजी। ठीक है। तो एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। तो मेनली क्या था, इसका जो फर्स्ट चैप्टर था, हमने क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर था उसके अंदर हमने ये देखा था कि इंडिया जो था वो इंडिपेंडेंस के टाइम में उसका कंडीशन कैसा था। ठीक है। पॉवर्टी था, अनएम्प्लॉयमेंट था, हमारा एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्टिविटी बहुत कम था। ठीक है। तो और सब जो प्रॉब्लम्स था हमने वो देखा था। ठीक। कि कैसे इंडिपेंडेंस के टाइम में हमारा कंडीशन कैसा था। ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कंडीशन हमारा कैसा था, इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर कंडीशन कैसा था, हमारा फॉरेन ट्रेड हमारा कैसे था, कैसे ब्रिटिश के आने के पहले हमारा जो था ट्रेड सरप्लस था, बट बिकॉज ऑफ ब्रिटिश का जो पॉलिसीज था उनके बाद क्या हुआ कि हमारा जो एक टाइम में ट्रेड सरप्लस था वो ट्रेड डेफिसिट हो गया। ठीक। तो वो सब ऑलरेडी हमने क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर था वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। ठीक है। उसका वीडियो है, आप लोग देख सकते हो वहां से। फिर हमने देखा था क्या कि डेमोग्राफी जो हमारा कैसे चेंज हुआ। ठीक है। हमने देखा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ, क्या इंडिपेंडेंस के टाइम में ज्यादातर जो लोग थे वो कहाँ काम कर रहे थे, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। ठीक है। फिर मैन्युफैक्चरिंग, फिर सर्विस, फिर अभी कैसे सिचुएशन चेंज हो चुका है वो हमने देखा। ठीक है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या था क्या नहीं था वो हमने देखा। फिर हमने चैप्टर 2 के अंदर क्या देखा था कि अब कंट्री इंडिपेंडेंट हो गया, हम लोग को डेवलपमेंट करना है, तो डेवलपमेंट बिना प्लानिंग के तो पॉसिबल है नहीं। इसलिए हमने क्या किया, 5 ईयर प्लानिंग अडॉप्ट किया। ठीक है। तो 5 ईयर प्लानिंग का क्या मोटिव होता है, क्या उसका उद्देश्य होता है, वो सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था चैप्टर 2 के अंदर। ठीक। एग्रीकल्चर के अंदर हमने क्या क्या रिफॉर्म लाया था, लाइक हमने ग्रीन रिवोल्यूशन लाया, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स अडॉप्ट किया, फर्टिलाइजर अडॉप्ट किया, पेस्टिसाइड्स अडॉप्ट किया, ये सब चीज हमने अडॉप्ट किया, जिसके कारण हमारा प्रोडक्टिविटी जो है एग्रीकल्चर के अंदर वो हमारा इंप्रूव हुआ। और इंडिया एक टाइम में जो फूड इंपोर्ट करते थे हम लोग, आज हम लोग फूड एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे 1991 के बाद से इंडिया जो है नेट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स है। मतलब क्या कि लास्ट 30 ईयर्स से इंडिया ने जो नेट होता है, नेट का मतलब क्या होता है कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है। वो तो नेट जो है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हुआ है हमारा। ठीक है। तो हम लोग को जितना बाहर से मंगाया है एग्रीकल्चर सेक्टर के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, उससे ज्यादा हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है। ठीक है। इसलिए नेट हमारा एक्सपोर्ट रहा है लास्ट 30 ईयर्स के अंदर। ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर क्या था क्या नहीं था हमने डिस्कस किया। क्या कि हमारा 1948 के अंदर हमारा एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आता है, फिर 1956 के अंदर एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आता है। ठीक है। उसका हमें ट्रेड पॉलिसी, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, वो सब चीज हमने डिस्कस किया। ठीक। तो चैप्टर 2 तक हमारा ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया था अपने लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है। तो उसका रिकॉर्डिंग भी है, आप देख सकते हो। आज जो हम करने वाले हैं वो चैप्टर 3 करने वाले हैं। मतलब क्या कि जब हमने एंड किया था चैप्टर 2 तो मैंने वहां बताया क्या था कि देखो ये सारा पॉलिसी सही था, लेकिन क्या हुआ
कि इस पॉलिसी का कहीं ना कहीं कुछ ड्रॉबैक था, कुछ ना कुछ नुकसान था, जिसके कारण क्या था कि हमारा जो इकोनॉमी है वो सफर करना स्टार्ट हुआ। ठीक है, रीजन ये था हमारा, एक सेकंड वहां आ जाते हैं पहले चैप्टर पे। देख लिया था ये सब चीज। अब ये देखो, समझो एक चीज, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज समझना, देखो हम लोगों को जब इस चैप्टर मेनली क्या है कि थोड़ा सा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स भी आएगा, ठीक है, इसलिए ये चीज समझना पड़ेगा हम लोगों को। क्या होता है, दो कंट्री, ठीक है, जब भी आपस में ट्रेड करता है तो ऐसा नहीं, जैसे मान लो इंडिया है, ठीक है, इंडिया है और मान लो यहाँ यूएसए है, ठीक है, ये लोग जो ट्रेड करेगा ना, तो मेनली ऐसा नहीं होगा कि इंडिया रुपीज में ट्रेड करेगा, यूएसए डॉलर में ट्रेड करेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसे होगा तो एक कॉमन करेंसी चाहिए ना हम लोग को। मान लो कि ये हम लोग को ट्रेडिंग करना है, ठीक है, बिजनेस करना है, तो कोई ना एक कॉमन करेंसी चाहिए जिसको दोनों एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो सिंपल सा बात है ना, हम उस टाइप की करेंसी को एक्सेप्ट करेंगे जो कि स्टेबल हो, जिसका वैल्यू टाइम के साथ मतलब ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो सके, ठीक है, क्लियर। तो वर्ल्ड में क्या होता है कि डॉलर जो होता है, डॉलर हो गया, ठीक है, यूरो हो गया, ठीक, ये जो तीन चार करेंसी होता है मेरा, ठीक है, इसको स्टेबल करेंसी या फिर हार्ड करेंसी बोला जाता है, ठीक, क्योंकि क्या होता है कि इसका जो वैल्यू होता है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो ज्यादा फ्लक्चुएट होता नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो अब क्या हुआ, अब इस चीज को भूल जाओ, ठीक। अब ये समझो, अब क्या था कि इंडिपेंडेंस हुए हम लोग, ठीक है, थोड़ा मोड़ा सिचुएशन ठीक हुआ, ठीक, लेकिन इंडिया का जो दो सबसे बड़ा जो रिक्वायरमेंट होता है ना, क्या, ऑयल, क्रूड ऑयल हम लोग को चाहिए, ठीक है। इंडिया के पास क्रूड ऑयल है नहीं। हमारा जो टोटल रिक्वायरमेंट है क्रूड ऑयल का, उसका अप्रॉक्स 85% हम लोग को इम्पोर्ट करना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्रूड ऑयल जो हम लोग इम्पोर्ट करेंगे, तो सिंपल सा बात है, इसका पेमेंट हम लोग किस में करेंगे, डॉलर में करेंगे या फिर फॉरेन एक्सचेंज में करेंगे, ठीक है, ठीक। मतलब बाहर से कुछ भी चीज हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं तो उसका जो बिल पेमेंट करेंगे हम लोग किस में करेंगे, फॉरेन करेंसी में पे करेंगे, फॉरेन रिजर्व में पे करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब फॉरेन रिजर्व में पे करना है तो फॉरेन रिजर्व अर्न करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, वरना फॉरेन रिजर्व आएगा कहाँ से, ऐसा तो नहीं हो सकता ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोले कि नहीं, अरे हम लोग को तो ऑयल डॉलर में पे करना है, तो एक काम करते हैं डॉलर छापना स्टार्ट करते हैं, ठीक ना, तो ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है, तो एक्सेप्टेबल फिर नहीं रह पाएगा, ठीक। तो मेनली क्या है कि आपको अगर डॉलर में खरीदना है, डॉलर में बिजनेस करना है, तो आपको डॉलर अर्न करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है, तभी आप डॉलर में खर्चा कर पाओगे, क्लियर। तो अब डॉलर आप अर्न कैसे करोगे, कैसे अर्न करोगे, आप जब एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, दूसरे कंट्री के लोगों को सामान बेच रहे हो, तो आपको उस सामान बेचोगे तो आपको पैसे मिलेंगे, मतलब फॉरेन एक्सचेंज मिलेंगे, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज हम लोग अर्न कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट करके, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ रखता हूँ थोड़ा सा। जब चैप्टर टू हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर देखा था क्लास 9-10 जब हमने पढ़ा था, ठीक है, तो उसके अंदर हमने एक केस डिस्कस किया था, सिचुएशन क्या, एक्सपोर्ट सरप्लस, ठीक है, और एक्सपोर्ट, पर्टिकुलर टर्म बता देता हूं मैं, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। जब सरप्लस का मतलब क्या, ज्यादा, ठीक है, जब मान लिया जाए कि आपके कंट्री के अंदर जो एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, और ये इम्पोर्ट, ठीक, एक्सपोर्ट मान लो 10 रुपए का हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसके कंपेयर में क्या हो रहा है कि आप सिर्फ बाहर से इंपोर्ट जो कर रहे हो सिर्फ 8 रुपए का कर रहे हो, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि आपके पास जो 2 रुपए का फायदा हो रहा है, ठीक है, मतलब 2 रुपए का फायदा हो रहा है, 2 रुपए आपका सरप्लस हो रहा है, ठीक है, ट्रेडिंग में। दूसरा केस क्या, डेफिसिट का, इसमें क्या होता है, मान लो आप 10 रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन सामने से इंपोर्ट कर रहे हो आप क्या, 12 रुपए का सामान, इसका मतलब क्या, आपका 2 रुपए लॉस हो रहा है, क्लियर, डेफिसिट, ठीक। अब सिंपल सा बात है, देखो, अब इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो उसके पास एक्सपोर्ट करने के लिए ज्यादा कुछ सामान था नहीं, ठीक है, मतलब रॉ मटेरियल करेगा, थोड़ा मोड़ा एग्रीकल्चर गुड्स करेगा, ठीक है, और थोड़ा मोड़ा मतलब जो आयरन ओर वगैरह है, ठीक है, तो मतलब ज्यादा कुछ एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास था नहीं, तो इसका मतलब क्या कि हमारा जो एक्सपोर्ट अर्निंग था वो बहुत ही लो था, ठीक है। लेकिन सामने से जो हमारा इंपोर्ट था वो बहुत ही ज्यादा था, क्यों, क्योंकि अभी अभी हम आजाद हुए, हम लोग को टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है, तो मशीन खरीदना पड़ेगा बाहर से, ठीक है, उसके बाद हम लोग को इक्विपमेंट्स खरीदना पड़ेगा बाहर से, ठीक है, उसके बाद फूड ग्रेन्स भी खरीदना पड़ रहा था हम लोग को बाहर से, क्रूड ऑयल भी खरीदना पड़ रहा था बाहर से, गोल्ड वगैरह का जो डिमांड होता है वो भी हम लोग को बाहर से पूरा होता है, ठीक है, तो ये सारा चीज हमारा था। उसके अलावा केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और सब भी बहुत कुछ है, तो इसका मतलब क्या कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है, तो उसके पास एक्सपोर्ट करने के लिए ज्यादा सामान था नहीं, बट इम्पोर्ट करने के लिए बहुत कुछ था, तो इसका मतलब क्या था
हमारा जो क्या था, ट्रेड डेफिसिट था, ठीक है, क्लियर, ट्रेड डेफिसिट था हमारा। और सिचुएशन खराब तब हो गया ना हमारा, जब हमने क्या, जब वर्ल्ड में क्या हुआ कि इराक और ईरान के बीच में जब वॉर हुआ हमारा, ठीक है। देखो क्या है कि ज्यादातर जो ऑयल हमारा आता है वो कहाँ से आता है, हमारा गल्फ कंट्रीज से आता है, ठीक है। सऊदी अरब हो गया, यमन हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, ठीक है। अब देखो नेचुरल सा बात है क्या, कि अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस होगा या थोड़ा सा भी कॉन्फ्लिक्ट होता है इस रीजन के अंदर, तो क्या होगा, पेट्रोल का सप्लाई जो होता है या प्रोडक्शन इफेक्ट करेगा, ठीक है। प्रोडक्शन अगर इफेक्ट करेगा तो क्या होगा, उसका प्राइस बढ़ेगा। प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा कि इंडिया को जहां पहले 100 रुपए देना पड़ रहा था, अब उसको देना पड़ेगा, प्राइस इंक्रीज होगा तो 110 120 ऐसे पे करना पड़ेगा। मतलब क्या, उस एरिया के अंदर थोड़ा सा भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हमारा इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पेट्रोल हमारे लिए महंगा हो जाएगा, डीजल हमारे लिए महंगा हो जाएगा, ठीक है। और हमारा जो जो फॉरेन एक्सचेंज था वो कम होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को पे करना है फॉरेन एक्सचेंज में। क्लियर है? क्लियर। अब क्या हुआ कि इराक ईरान के बीच में जब वॉर हुआ तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का रेट बहुत ज्यादा हाई हो गया, ठीक है। हाई हो गया तो इसका मतलब क्या कि इंडिया को पहले के मुकाबले अब ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज खर्चा करना पड़ रहा है, तो इंडिया का तिजोरी खाली होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। क्लियर। अब खाली होना स्टार्ट हो गया तो एक टाइम ऐसा सिचुएशन आ गया कि हमारे पास सिर्फ 3 वीक के लिए ही इंपोर्ट करने के लिए पैसे बचे, फॉरेन एक्सचेंज बचे, ठीक है। 3 वीक के लिए। तो मतलब समझ में आ गया था क्या कि भैया इंडिया जल्द ही ऐसा सिचुएशन पे पहुंचने वाले हैं जहां पर हम लोग बाहर से कुछ भी मंगा रहे तो उसका पे हम लोग नहीं कर पाएंगे, मतलब कंगाली की हालत पे हम लोग पहुंचने वाले हैं, ठीक है। ये सिचुएशन क्लियर हो चुका था, ठीक है। क्लियर, क्योंकि ऑलरेडी हमारा ट्रेड डेफिसिट था, ठीक है। ज्यादा ज्यादा इंपोर्ट हम लोग कर रहे थे, प्लस ऊपर से प्राइस राइज होना पेट्रोलियम का प्रोडक्ट का, ठीक है। एक होता है ना कि मतलब एक तो ऑलरेडी मतलब आप बुरा हो, ठीक है, ऊपर से और बुरा हो जाए आपके साथ, तो सेम सिचुएशन ऐसा था इंडिया के साथ। क्लियर है? तो ऐसा सिचुएशन में क्या हुआ कि अब देखो ऐसा सिचुएशन में क्या होता है कि जनरली कंट्रीज जाता है कहाँ, आईएमएफ के पास। आईएमएफ क्या है, ठीक है। ये क्या एक टाइप से बोल सकते हैं क्या कि अगर मान लो आपको पैसे की जरूरत होता है तो आप कहाँ जाते हो, बैंकों के पास जाते हो ना, बैंक के पास, भैया हमको लोन चाहिए, ये सब, ठीक है। उसी तरह से क्या होता है, कोई कंट्री अगर मान लो उसको लगता है कि नहीं मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट खतरे में है या फिर जो मेरे पास फॉरेन रिजर्व है कम हो रहा है, तो वो क्या जाता है, आईएमएफ के पास जाता है कि भैया हमको बचा लो, बेल आउट पैकेट दे दो हम लोग को, ठीक है। स्टैंडर्ड लैंग्वेज में उसको कहते हैं क्या, बेल आउट पैकेट। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर समझा जाए तो मतलब क्या कि भैया हमारा दिवालिया निकलने वाला है, कुछ हेल्प दे दो, ठीक है। तो आईएमएफ क्या बोलेगा, ठीक है भैया हम आपको हेल्प करेंगे, हम आपको पैसे देंगे, बेल आउट देंगे, ठीक है, इतना डॉलर का, इतना लाख डॉलर का हम लोग आपको, या इतना बिलियन डॉलर का आपको एड देंगे हम लोग। लेकिन अब सिंपल सा बात है क्या कि अगर मान लो कि आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, वो आपसे उधारी मांग रहा है, ठीक है। तो दो फ्रेंड है, ठीक है, दो फ्रेंड है, ए और बी। मान लो दोनों आपके पास आए उधारी मांगने के लिए, ठीक है। एक जो ए है वो क्या है कि नॉर्मली अपना अच्छा से बिजनेस करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसको, ठीक। लेकिन जो बी है वो क्या है कि वो स्मोकिंग भी करता है, ड्रिंकिंग भी करता है, गैम्बलिंग भी करता है, सब कुछ करता है, ठीक है। तो अब सिंपल सा बात है ना, अगर मान लो कि आपको अगर उधारी देना हो तो आप ए को प्रेफर करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है क्या, बी जो है वो वेस्टेज ऑफ मनी कर रहा है, ठीक है। और प्लस वो कल को चुका पाएगा नहीं चुका पाएगा वो भी इंश्योर नहीं है, ठीक है। तो मतलब क्या, आप लोन देते टाइम ये चीज इंश्योर करोगे ना कि भैया मैं जिसको लोन दे रहा हूँ वो इन फ्यूचर पे कर पाए, ठीक है। क्लियर। तो आईएमएफ ने भी ये बोला कि भैया ठीक है हम आपको लोन देंगे, लेकिन आपको अपने इकोनॉमी के अंदर एक्स वाई जेड टाइप का चेंजेस करना पड़ेगा। क्लियर है? आईएमएफ ने क्या बोला कि भैया हम आपको लोन देंगे, ठीक है, आपको एड देंगे, सपोर्ट करेंगे आपको इकोनॉमी को, ठीक है, लेकिन उसके बदले में आपको अपनी इकोनॉमी के अंदर चेंजेस लाना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने कुछ कुछ क्राइटेरिया बताया कि लाइक एग्जांपल गवर्नमेंट आप इतना खर्चा करते हो, सब्सिडी देते हो, जिसके कारण क्या कि आपका क्या एक्सपेंडिचर फालतू का हो रहा है उसको आप कम करो, ठीक है। क्लियर। ये सब रिफॉर्म लाओ एग्रीकल्चर के अंदर, अपना मार्केट ओपन करो, ठीक है, बाहर के कंपनी को छूट दो, गवर्नमेंट इतना कंट्रोल कर रहा है हर चीजों को, उसको आप डीरेगुलेट करो, उतना ज्यादा आप कंट्रोल मत करो, ठीक है। तो आईएमएफ ने क्या बोला कि भैया ठीक है हम आपको हेल्प करेंगे, लेकिन आपको ये शर्त मानना पड़ेगा या फिर ये चेंजेस लाना पड़ेगा अपने इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो हमने फिर क्या किया, एक होता है ना बेगर्स हैव नो चॉइस, मतलब भिखारियों के पास कोई चॉइस नहीं होता है, ठीक है। तो मोर और लेस इंडिया का सिचुएशन भी ऐसा था कि भैया अगर हेल्प चाहिए, तो अगर हेल्प चाहिए तो सिंपल सा बात है कि जो पर्सन हेल्प कर रहा है उसका सब बात मानना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर वही हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट ने बोला ठीक है भैया हम अपने कंट्री हम अपने इकोनॉमी के अंदर रिफॉर्म लाएंगे। तो आईएमएफ ने जो सजेशन दिया, ठीक ना, उसके बेसिस पे हम लोगों ने अपने कंट्री के अंदर रिफॉर्म लाया, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या एलपीजी पॉलिसी, ठीक है। यहाँ तक स्टोरी क्लियर है? ठीक, एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। हाँ, शॉर्ट में हमारा कहानी ये रहा कि
जितना ज़्यादा टाइम या जितना क्लियरिटी स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में आ जाएगा उतना कम टाइम हमारा लगेगा पूरा चैप्टर को समझने में। इसीलिए ठीक है, चलो कहानी ये रहा इंडिया। फॉरेन ट्रेड हमारा कम था, एक्सपोर्ट हमारा कम था, इंपोर्ट ज्यादा था, जिसके कारण क्या हुआ कि हमारे पास ट्रेड डेफिसिट था। ठीक है, ट्रेड डेफिसिट का सिचुएशन और खराब तब हो गया जब हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमी के अंदर या फिर इंटरनेशनल कुछ ऐसा इवेंट हुआ जैसे इराक ईरान वॉर हो गया। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ कि हमारा इंटरनेशनल चीज मार्केट के अंदर जो क्रूड ऑयल होता है, ठीक है, उसका प्राइस बढ़ गया हमारा। ठीक, तो अब क्या हुआ कि ऑलरेडी हमारा डेफिसिट था, हमारा डेफिसिट क्या हुआ और हाई हो गया। ठीक है, हमारा डेफिसिट और हाई हो गया बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इन पेट्रोल प्रोडक्ट्स। ठीक, क्रूड ऑयल का प्राइस राइज हुआ, इसके कारण हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज था और ज्यादा घटना स्टार्ट हो गया और डेफिसिट हमारा होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ऐसा सिचुएशन में क्लियर था कि भैया इंडिया इसको सस्टेन नहीं कर पा रहा है, हमको हेल्प चाहिए। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट गया आईएमएफ के पास कि भैया हमको सपोर्ट कर दो थोड़ा सा। ठीक है, आईएमएफ ने बोला ठीक है हम आपको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, लेकिन उसके बदले में आपको अपने इकोनॉमी के अंदर कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ रिफॉर्म्स लाना पड़ेगा, जैसे कि अपना इकोनॉमी को आप वर्ल्ड मार्केट के लिए ओपन करो। ठीक है, आपने जो इतना सारा लाइसेंस सिस्टम ला के रखा है कि आपको ये हर चीज के लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा, उस चीज को आप थोड़ा कम करो। ठीक, मार्केट को थोड़ा ओपन करो, चीजों को प्राइवेटाइज करो। ठीक है, तो वो सब एक फॉर्मेट उन्होंने दिया कि भैया ये चीज हम आपको हेल्प करेंगे, लेकिन आपको अपने इकोनॉमी के अंदर ये सारा चेंजेस लाना पड़ेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, उसी सजेशन को मानते हुए एक न्यू पॉलिसी बनाया जिसको हम लोग कहते हैं क्या, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, जिसका मेन कोर थीम था एलपीजी। क्लियर यहाँ तक स्टोरी, आगे देखते हैं। ये इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे इजी हो जाएगा समझने में, क्योंकि जो कोर कॉन्सेप्ट था, ठीक है, वो मैंने बता दिया कि यही है कि 1991 तक हमारे कंट्री में क्या हुआ, कोर इकोनॉमिक क्राइसिस आने लगा। ठीक है, क्योंकि हमारा फॉरेन रिजर्व जो था वो बहुत कम होने लगा। ठीक है, जिसके कारण क्यों हमारा इम्पोर्ट जो पेट्रोल था वो महंगा हो गया था। ठीक है, तो ये सारा चीज जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया वो यहाँ पे वर्ड्स में लिखा है, तो अब इजिली समझ में आ जाएगा ये सारा चीज। मैंने ऑलरेडी बता दिया डेफिसिट का कॉन्सेप्ट की फाइनेंशियल डेफिसिट हो गया था हमारी कंट्री के अंदर। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास गए हम लोग। ठीक, तो आईएमएफ जो है क्या है कि वर्ल्ड को, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये सारा चीज क्या है, हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि कंट्री को फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो जब हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया तो हम लोग क्या हुआ कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास गए। ठीक है, हेल्प मांगने के लिए, फिर उन्होंने हेल्प किया, लेकिन साथ में कुछ शर्तों के साथ, वी विल हेल्प यू बट कंडीशंस अप्लाई। ठीक है, फिर हम लोगों को थोड़ा सा फॉरेन एक्सचेंज उन्होंने दिया, ठीक, इसके बाद थोड़ा सा इकोनॉमी इंप्रूव हुआ और बाद में हम लोगों ने अपने कंट्री के अंदर रिफॉर्म लाया। रिफॉर्म लाने के बाद हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ते गया, आज के टाइम में हमारा क्या है कि मोर देन $600 बिलियन से ज्यादा हमारा फॉरेन रिजर्व है, जो कि हमारा 90 डेज से ज्यादा के लिए सफिशियंट है। तो एक टाइम में क्या था, 3 वीक के लिए हमारे पास भी नहीं था। ठीक है, और आज के टाइम में क्या है, मोर देन 90 डेज के लिए हमारे पास सफिशियंट फॉरेन रिजर्व है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं पॉसिबल क्यों हो पाया, क्योंकि 1991 के अंदर हम लोगों ने अपना इकोनॉमी का जो फंडामेंटल्स होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, उसको चेंज लाया और ये सब पॉलिसी अडॉप्ट किया, जिसके कारण हमारा मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, और एक टाइम में जो सिर्फ 3 वीक का हमारे पास फॉरेन रिजर्व बचा था, आज के टाइम में 90 डेज का हमारे पास है। तो यहाँ पे बताया गया क्या है भाई कि हम लोग गए, वर्ल्ड बैंक के पास गए, आईएमएफ के पास गए हेल्प मांगने के लिए, उन्होंने हेल्प किया बट शर्तों के साथ। फिर वही इंडिया को $7 बिलियन मिला। तो इतना मतलब इतना फैक्चुअल इंपॉर्टेंट नहीं है कि इतना पैसा मिला उतना पैसा मिला, कॉन्सेप्ट में नहीं इंपॉर्टेंट है, इवेंट। ठीक है, तो वही इंडिया एग्रीड द कंडीशनलिटीज ऑफ द वर्ल्ड बैंक, जो मैंने बताया ना कि फिर वर्ल्ड बैंक ने, आईएमएफ ने जो कंडीशन अप्लाई बोला कि भैया ठीक है हम आपको हेल्प देंगे बट कंडीशंस के साथ। तो इंडिया ने उन सारे कंडीशन को माना और उन सारे कंडीशंस को मिला के, सजेशन को मिला के एक पॉलिसी तैयार किया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसका मेन थीम क्या होता है, एलपीजी, अपने इकोनॉमी के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस लाना, स्टेबलाइज करना। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करना। ठीक, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिटेल में हम लोग देखेंगे। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है, मेनली समझ, छोटा सा थोड़ा सा इवेंट देता हूँ। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है उसका 2 पार्ट होता है, करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कैपिटल का सिंपल मतलब क्या है ना, कैपिटल जिससे कुछ भी नया चीज क्रिएट हो रहा है ना, कुछ भी नया चीज क्रिएट हो रहा है तो वो आ जाएगा कैपिटल के अंदर। जैसे एग्जांपल, अगर मान लो इंडिया ने फॉरेन से लोन लिया, ठीक ना, फॉरेन से लोन लिया तो वो आ जाएगा कैपिटल के अंदर। क्यों? क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि अगर हम लोग लोन ले रहे हैं तो हम लोग उसको किसी चीज में इन्वेस्ट करने के लिए लोन ले रहे हैं। ठीक ना,
अब करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली जनरली हम लोग ये मानते हैं कि अगर हमने लोन लिया है या एफडीआई कंट्री के अंदर आया है तो वो कुछ चीज कैपिटल क्रिएट कर रहा है, ठीक। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर मेरा क्या आ जाता है, एफडीआई आ जाता है, ठीक है। फिर फॉरेन से जो लोन लेते हैं वो आ जाता है, फिर एनआरआई लोग जो इंडिया में डिपॉजिट करता है वो आ जाता है, ठीक है। और करंट वाले में क्या आता है, इसमें कुछ न्यू चीज क्रिएट नहीं होता है, ठीक। जैसे एग्जांपल, अगर मान लो आपने इस कुछ गुड्स, मान लो कि आपने एक मान लो कुछ सामान मंगवाया, ठीक ना, फॉरेन से एक्सपोर्ट किया है, आपने कुछ सामान बेचा फॉरेन में, एक्सपोर्ट किया, ठीक, आपने कुछ इंपोर्ट किया, ठीक है। अब क्या है कि इस सिचुएशन में कुछ न्यू चीज तो क्रिएट हो नहीं रहा है, जो ऑलरेडी क्रिएट है उसका ट्रेडिंग हो रहा है ना, तो यहाँ पे कुछ न्यू चीज क्रिएट हो नहीं रहा है, इसलिए ये करंट अकाउंट का पार्ट है, ठीक। आपने कुछ सर्विस बाहर से खरीद लिया या फिर आपने सर्विस दिया है कॉल सेंटर के थ्रू, आपने दूसरे कंट्री में सर्विस दिया, तो आप कुछ न्यू चीज तो क्रिएट नहीं कर रहे हो ना, तो इसलिए ये भी करंट का पार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि किसी ने मान लो डोनेशन दिया इंडिया को या फिर रिसर्च के लिए कुछ पैसे दिए, ठीक ना, फॉरेन कंट्री में कोई लोग काम कर रहा है, उन्होंने अपने घर वालों को पैसे भेजे, ठीक है, तो उसमें उसमें भी क्या है, कुछ न्यू चीज क्रिएट हो नहीं रहा है, तो वो भी करंट का पार्ट बन जाता है, क्लियर। तो और डिटेल में ये वैसे ये इंटरनेशनल इकोनॉमी का पार्ट है, इसलिए ज्यादा नहीं बता पा रहा हूँ, खाली ये कंपोनेंट याद रह जाए तो वही बहुत है फिलहाल। देखो मेनली लिबरेशन का मतलब क्या होता है ना कि आपने अपने कंट्री के अंदर जो, जैसे क्या होता है पहले के टाइम में क्या होता है कि अगर मान लो कि आपको एक ऑफिस खोलना है या फिर एक बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ता है, मतलब फायर डिपार्टमेंट से परमिशन लो, फिर लोकल बॉडी से परमिशन लो, फिर वाटर डिपार्टमेंट से परमिशन लो, फिर इससे परमिशन लो, फिर उससे परमिशन लो, ठीक है। जिसके कारण होता प्रॉब्लम ये था ना कि अगर आपको थोड़ा सा बिजनेस स्टार्ट करना है तो मतलब इस परमिशन लेने के चक्कर में इतना ज्यादा लेट हो जाता था, इतना ज्यादा करप्शन होता था कि मतलब बिजनेस स्टार्टिंग बहुत स्लो होता था, इसी कारण कि हमारा इकोनॉमी इफेक्ट किया, ठीक है। तो लिबरेशन का मतलब ये होता है कि भैया आपने जो इतना मुट्ठी बांध के रखा है उस मुट्ठी को खोल दो, मतलब क्या कि आपने जो इतना सारा रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखा है, ठीक है, परमिशन सिस्टम, ठीक है, उस सबको आप हटा दो। अब क्या हुआ कि अब पहले के टाइम में क्या होता था कि 10 डिपार्टमेंट से ज्यादा से परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है, लेकिन अब क्या है कि पहले गवर्नमेंट ने क्या किया कि भैया हम लोग सभी चीज को रेगुलेट नहीं करेंगे, ये खाली 5 चीज है, ठीक ना, रेलवे हो गया, एटॉमिक पावर हो गया, डिफेंस हो गया, ठीक है, इन 4-5 चीजों को छोड़ के बाकी सब जो सेक्टर है उसके अंदर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप करो, उसके लिए आपको कोई परमिशन नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये चेंजेस लाया हमने, ठीक, कि पहले हर चीज के लिए परमिशन चाहिए होता था, लेकिन अब क्या किया कि सिर्फ कुछ चीजों को गवर्नमेंट ने रखा कि हाँ ये सिर्फ हम करेंगे, इसके लिए परमिशन लगेगा, लेकिन बाकी चीजों के लिए परमिशन नहीं लगेगा, ठीक है, जिससे कि थोड़ा सा जो कंट्रोल था गवर्नमेंट का वो थोड़ा लूज हुआ, ठीक। पहले क्या होता था कि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको क्या कि बहुत सारे डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ता था, लेकिन अब क्या है कि आप कुछ नहीं करना है, आपको खाली एप्लीकेशन आप बनाओ, एप्लीकेशन बनाए गवर्नमेंट को दे दो, गवर्नमेंट अपना बाकी सब डिपार्टमेंट से बातचीत करके आपको अप्रूवल दे देगा, मतलब इसको कहते हैं क्या, सिंगल विंडो सिस्टम, ठीक है, कि आपको सिंगल एक ही खिड़की पे जाना है, वो खिड़की पे ही आपको रहना है, बाकी काम वो खिड़की के बैठा अंदर आदमी कर लेगा, ठीक है। अब ये सिस्टम हुआ, तो मतलब क्या, पहले क्या था परमिट रास्ता, हर चीज के लिए परमिट लेना पड़ता था, ठीक है। तो लेकिन अब क्या हुआ कि नहीं, अब वैसा सिस्टम नहीं है, अब क्या है कि बहुत ही कम ऐसा सेक्टर है जिसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा, जो कि रिस्ट्रिक्टेड है, और बाकी सब सेक्टर में क्या है कि खाली आपको एक ही डिपार्टमेंट से आप परमिशन लो, वही सफिशियंट है, क्लियर है। तो ये रहा, लिबरलाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू पुट एन एंड टू दीज रिस्ट्रिक्शंस एंड ओपन वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, ठीक। तो लिबरेशन से फायदा क्या हुआ कि जो ऑलरेडी आप पहले क्या था कि पूरा इकोनॉमी के अंदर आपका हर डिपार्टमेंट में कंट्रोल है, मतलब क्या कि भैया ये मान लो कंट्री है, ठीक, कंट्री के अंदर मान लो कि ये सारा डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट है, या फिर ये सेक्टर वाइज है, ठीक है, हर सेक्टर है, ठीक। तो मतलब क्या हर चीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन अब क्या हुआ, लिबरलाइजेशन का जब पॉलिसी हमने अडॉप्ट किया उसके बाद क्या था कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भैया हम सिर्फ ये 2 सेक्टर जो होता है, ठीक है, इन 2 सेक्टर के लिए आपको खाली परमिशन लगेगा बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, ठीक है, लेकिन बाकी सेक्टर में क्या है कि आप बिना परमिशन के इन सारे सेक्टर के अंदर आप काम कर सकते हो, ठीक, इसके लिए हमारा कंट्रोल नहीं होगा, रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है, खाली ये जो 2 है इसके लिए आपको खाली परमिशन लगेगा, रिस्ट्रिक्शन होगा इसके ऊपर, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि भैया सिंपल सा बात है ना, अगर मान लो एटॉमिक एनर्जी है तो ऐसा थोड़ी गवर्नमेंट बोल देगी नहीं जिसको जो मन है करो, फिर तो हर इंसान अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट खोल के बैठ जाएगा, ठीक है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट अगर मान लो डिफेंस प्रोडक्ट का अपने कंट्रोल में नहीं रखेगा, रिस्ट्रिक्ट नहीं करके रखेगा, फिर तो हर घर में मिर्जापुर बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो कुछ नेशनल सिक्योरिटी था, इन्वायरमेंट रीजन था, इसके कारण कुछ सेक्टर को गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रखा, लेकिन बाकी सबको रिलीज कर दिया कि भैया इसके लिए आपको परमिशन नहीं लगेगा, ठीक।
जिसके कारण क्या हुआ कि हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ा और बाद में एक्सपोर्ट भी बढ़ा हमारा, ठीक है, ये सब चीज हुआ। फॉरेन एक्सचेंज हमने अर्न किया, तो ये सारी चीज में लिखा हुआ है। तो ये डीरेगुलेट इंडस्ट्रियल सेक्टर जो मैंने बताया क्या कि पहले आपको क्या करते थे, सभी चीजों को खुद कंट्रोल करते थे, बट आपने बाद में क्या किया कि कुछ चीजों को अपने पास रखा, लेकिन बाकी चीजों को आपने क्या किया कि लूज कर दिया, लाइसेंसिंग सिस्टम आपने थोड़ा लूज किया, ठीक है। तो वही सारी चीजें जो मैंने बताया। पहले क्या होता है, गवर्नमेंट हर चीज का प्राइस भी खुद फिक्स करता था, लेकिन अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बोला कि भैया नहीं, आप अपना डिमांड सप्लाई के ऊपर मार्केट फिक्स करेगा, हम इस चीज में इंटरफेयर नहीं करने वाले। तो कहीं ना कहीं 1991 के अंदर जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमने अडॉप्ट किया, उसी का जो फल या फिर जो बोल सकते हैं बेनिफिट हम लोग को आज देखने को मिल रहा है। क्योंकि उसने 1991 के अंदर जो सिचुएशन था, उसके बाद हम लोगों ने अपने इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसी के अंदर कंप्लीटली चेंज कर दिया। वही है। अब देखो लिबरेशन में जो मैंने बताया उसको वर्ड्स में थोड़ा देख लेते हैं क्या। लिबरलाइजेशन रिफॉर्म पॉलिसीज इंट्रोड्यूस इन 1991 रिमूव्ड मेनी इंस्ट्रक्शंस रिस्ट्रिक्शंस। तो मैंने क्या बताया कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस था, उसको रिमूव किया, ठीक है। इंडस्ट्रियल लाइसेंस जो पहले क्या होता था कि आपको लाइसेंस चाहिए होता था हर सेक्टर के लिए, बट अब क्या हुआ, लाइसेंस सिस्टम को खत्म कर दिया गया, ठीक, मोस्ट ऑफ द सेक्टर के लिए, लेकिन कुछ कुछ सेक्टर को लिए लाइसेंसिंग रहने दिया गया, ठीक है। अगर मान लो पहले 100 के लिए लाइसेंस लगता था, अब सिर्फ 10 ऐसा प्रोडक्ट होगा इसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए, बाकी 90 को गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया कि भैया अपने हिसाब से बना लो। अब ऐसा कौन कौन सा सेक्टर था जिसको गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट करके अपने कंट्रोल में रखा, अल्कोहल, नेचुरल सा बात है, ठीक है। इंडस्ट्रियल लाइसेंस वाज एबॉलिश्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल बट प्रोडक्ट कैटेगरीज। किस किस चीज के लिए एबॉलिश नहीं किया गया, अल्कोहल के लिए। तो ऐसा थोड़ी कि सबको अलाउ कर देंगे भैया, तो हर घर में फिर बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, टुल रहेंगे फिर सब लोग। तो गवर्नमेंट ने इसका लाइसेंस अपने कंट्रोल में रखा, नेचुरल सा बात है। सिगरेट्स का, ठीक है, हजार्डियस केमिकल्स का, वरना हर घर में बोला तो मिर्जापुर बन जाएगा, बम बनेगा हर घर में फिर, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इसको भी अपने कंट्रोल में रखा, लाइसेंस सिस्टम के अंदर रखा। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, ठीक है, नेचुरल, वरना मिर्जापुर बन जाएगा हर घर। इलेक्ट्रॉनिक्स का चीज, ठीक है, एरोस्पेस, ड्रग्स, फार्मा, मेडिसिन, ठीक है, ये सारा चीज। इन सारे सेक्टर को गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रखा, बाकी सबको क्या किया कि ओपन फॉर ऑल कर दिया। डिफेंस हो गया, इंडस्ट्री हो गया, एटॉमिक हो गया, ये सब चीजें, ठीक है। तो क्लियर, ये चीज क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर रिफॉर्म लाया। मतलब क्या कि पहले जो बैंकिंग, ये मेनली तो जब लोग आरबीआई का काम पढ़ेंगे बैंकिंग सेक्टर ना, तो वहां पर हम लोगों ने चीज देखा था, ठीक है, कि 1991 के बाद क्या होता है, नरसिम्हन कमेटी बनता है। नरसिम्हन कमेटी मतलब बहुत सारा सजेशन देता है, फिर गवर्नमेंट उसको मान के फिर बैंकिंग सेक्टर के अंदर रिफॉर्म लाता है। इसीलिए नरसिम्हन कमेटी को क्या होते हैं, फादर ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म भी बोलते हैं। जैसे मल्होत्रा कमेटी को क्या बोलते हैं, वो इंश्योरेंस सेक्टर के फादर या रिफॉर्म के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर बैंक को अलाउ किया गया, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर क्या रिफॉर्म लाया गया कि प्राइवेट सेक्टर बैंक को अलाउ कर दिया गया, ठीक है। सेबी को और पावर दिया गया, ठीक है। आरबीआई को और पावर दिया गया। न्यू टाइप का बैंक को अलाउ कर दिया गया। बैंकों के ऊपर पहले क्या होता था कि एसएलआर और सीआरआर रेशियो जो होता है, ठीक है। अब ये मैंने ऑलरेडी बैंकिंग वाले चैप्टर में करवाया था, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ। सीआरआर रेशियो क्या होता है कि बैंकों के पास जितना पैसा होता है उसका कुछ पैसा कैश में आरबीआई के पास इनको रखना पड़ता है, ठीक है, एज अ डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट बोल सकते हैं उसको। एसएलआर क्या होता है कि इसमें क्या होता है, बैंकों को अपना टोटल अमाउंट जो उसके पास आता है उसका कुछ पोर्शन जो होता है अपने पास रखना पड़ता है। वो कैश में भी हो सकता है, गोल्ड में भी हो सकता है, सिक्योरिटीज में भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। तो क्योंकि क्या था कि उस समय में क्या था कि बैंकिंग एक्टिविटी उतना ज्यादा होता नहीं था, ठीक है। तो इसी कारण क्या था कि बैंक भाग सकता था, ये कर सकता था, इसलिए क्या होता था, गवर्नमेंट ने एसएलआर सीआरआर रेशियो को मिलाकर, ठीक है, मोनली 40% रखा था, ठीक है। मतलब जो ये स्टैट्यूटरी रेशियो होता है मेरा, इन दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट ने 40%, पहले आरबीआई ने 40% रखा, ठीक है। इसका मतलब क्या कि अगर बैंकों के पास 100 रुपए है, इसका मतलब क्या, बैंकों के पास अगर 100 रुपए है, ठीक है, तो मतलब क्या है कि 40 रुपीज उसको साइड करना पड़ेगा। उस 40 रुपीज में से वो कुछ भी लोन में नहीं घुमा सकता है। बचा कितना रुपीज, 60 रुपए। तो मतलब क्या है, बैंकों को जो अपना खर्चा प्रॉफिट जो भी अर्न करना है, इस 60 रुपए से ही अर्न करना है। तो सिंपल सा बात है क्या कि अब कैपिटल इसके पास कम है, तो नेचुरल सा बात है क्या, इसको अपना अर्न करना है, तो क्या करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहेगा, ठीक है। ऑलरेडी हम लोगों ने चैप्टर में देखा था क्या कि ये सीआरआर रेशियो, एसएलआर रेशियो जब इंक्रीज करता है हमारा, ठीक है, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर जाता है, फिर लोगों का डिमांड कम हो जाता है, ठीक। तो मतलब क्या, बैंकों के पास कम पैसे होते थे, ठीक, क्योंकि उनको अपना मतलब 40% पैसा एसएलआर और सीआरआर में रखना पड़ता है, ठीक है।
तो 60% पैसा बचे। 60% में से वो लोग अपना जो प्रॉफिट हुआ, जो खर्चा वो निकालने के लिए पैसे जो लोन पे देंगे, तो नेचुरल सी बात है क्या, ये जो पैसा मिलेगा लोन के रूप में बहुत ही महंगा होगा, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब नेचुरल सा बात है कितना हाई इंटरेस्ट ऑफ रेट होगा तो बैंकों से जल्दी लोन लेगा नहीं बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, तो बिजनेस एक्सपेंड होगा नहीं, इन्वेस्टमेंट होगा नहीं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा नहीं, जॉब्स क्रिएट होगा नहीं, पॉवर्टी जाएगा नहीं, और फिर वाइस वर्सा, ठीक है, होते रहेगा एंड सो ऑन। क्लियर? अब क्या हुआ कि इसको बाद में क्या हुआ कि नरसिम्हन कमेटी ने जब रिकमेंडेशन दिया तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर रिफॉर्म लाया गया, और बाद में रिफॉर्म लाके क्या किया गया कि ये जो रेशियो एक टाइम में 40% था इसको रिड्यूस कर दिया गया। ठीक है, रिड्यूस करके आज के टाइम में, मतलब ऐसे अचानक से तो रिड्यूस नहीं कर सकते ना, तो धीरे धीरे रिड्यूस करते करते आज के टाइम में क्या है, ये 22% के आसपास है। ठीक है, मतलब 4% हमारा CRR है और SLR अप्रोक्स 18% है। ठीक है, फिगर में मत जाओ, खाली ये समझो कि अभी अप्रोक्स एक टाइम में 40% था, वो अभी अप्रोक्स 22% के आसपास है। ठीक, तो मतलब कि अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि एक टाइम में बैंकों को 40 रुपए अपना साइड करना पड़ता था, मतलब 40% अमाउंट साइड करके रखना पड़ता है जिसमें से वो लोन नहीं दे सकता था, बाकी पैसे से वो लोन दे सकता था, इसलिए 60% ही पैसा उसके पास बचा। तो अब नेचुरल सी बात है लोन महंगा देगा वो। अब क्या है कि गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, 22% कर दिया, तो मतलब क्या कि बैंकों के पास पहले कंपेयर में अब ज्यादा पैसे हैं। ठीक है, तो मतलब क्या, पहले कंपेयर बैंक अब कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोगों को लोन दे सकता है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो क्या होगा, लोगों का डिमांड बढ़ेगा लोन का, लोगों का डिमांड बढ़ेगा लोन का, लोग ज्यादा लोन लेंगे, लोन लेंगे तो इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, पॉवर्टी कम होगा। ठीक है, फिर टैक्सेस बढ़ेगा, इकोनॉमी ग्रो करेगा, तो ये सब चीज। ठीक, क्लियर है? तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर ये रिफॉर्म लाया गया क्या कि प्राइवेट सेक्टर बैंकों को अलाउ किया गया, फॉरेन बैंकों को अलाउ किया गया, ये सब जो SLR CRR रेशियो था इसको कम किया गया। ठीक है, RBI को और पावर दिया गया, सेबी को और पावर दिया गया। तो यही सारी चीज में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर टैक्स रिफॉर्म लिया गया। टैक्स रिफॉर्म क्या लिया गया कि देखो, पहले के टाइम में क्या होता था, टैक्स रेट बहुत हाई होता था। ठीक है, मान लो कि 40% टैक्स रेट है। ठीक, अब सिंपल सा बात है कि टैक्स रेट जब हाई होता है तो लोग इन्वेट करता है। अब क्यों, और टैक्स नहीं पे करता है, टैक्स का चोरी करता है। क्यों करता है, अगर मान लो कोई इंसान 100 रुपए कमा रहा है, ठीक है, उसको ये बोले कि भैया 40% आप पे टैक्स लगेगा, 40% टैक्स लगेगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो टैक्स का चोरी करेगा, बिकॉज वो अपना इतना हाफ, मतलब आधा आधी पैसा, अप्रोक्स 50% पैसा प्रॉफिट में देगा, तो उसको बचेगा क्या। ठीक है, अब लेकिन वही गवर्नमेंट नहीं बोला कि ठीक है एक काम करो आप सिर्फ 10% ही टैक्स दो, तो वो इंसान भी क्या सोचे कि भैया ये 10% ही तो लग रहा है, दे देते हैं। जब टैक्स रेट बहुत ज्यादा रहता है तो क्या होता है, लोग टैक्स नहीं पे करते, टैक्स का चोरी करते। क्यों, उनको लगता है कि भैया हमने इतना मेहनत से पैसा कमाया है और इतना ज्यादा हम लोग टैक्स क्यों भरे। ठीक है, इसलिए वो टैक्स का चोरी करते हैं, XYZ जुगाड़ फिट करके। ठीक, लेकिन मान लो टैक्स रेट बहुत कम है। ठीक है, अब वो भी सोचेंगे क्या कि भाई इतना सारा माथा पच्ची कौन करे, इलीगल काम कौन करे, इतना ज्यादा मतलब टेंशन कौन पाले, 10% ही लग रहा है तो 10% टैक्स दे देते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या कि जब भी क्या होता है कि टैक्स रेट हाई रहता है तो क्या होता है, इकोनॉमी के अंदर टैक्स इवेजन होता है, ब्लैक मार्केट इंप्रूव होता है, मतलब इंक्रीज होता है हमारा। ठीक है, टैक्स का चोरी होता है, ठीक, गवर्नमेंट को नुकसान होता है। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स सिस्टम के अंदर रिफॉर्म लाया और टैक्स रेट जो था उसको रिड्यूस किया। ठीक है, टैक्स रेट को रिड्यूस किया, टैक्स परसेंटेज को रिड्यूस किया और ब्रैकेट लाया टैक्सेस के अंदर, जिससे कि लोगों इजिली टैक्स पे कर सके, और जो इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था टैक्स पे करने का कि ये फॉर्म भरो वो फॉर्म भरो, उस प्रोसेस को भी बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई किया गया। बिकॉज अगर मान लो प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो लोग फिर भी वेट करेंगे ना, अगर मान लो फॉर्म के अंदर समझ में नहीं आया उनको तो फिर वो टैक्स पे करने प्रॉब्लम होगा तो वो लोग फिर पे नहीं करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने बाद में टैक्स पे करने के तरीका में भी, रेट में भी गवर्नमेंट ने रिफॉर्म लाया, टैक्स रेट के अंदर भी गवर्नमेंट ने रिफॉर्म लाया, प्लस टैक्स पे करने के तरीके में भी रिफॉर्म लाया। ठीक है, और कुछ कुछ न्यू टैक्सेस भी गवर्नमेंट ने इम्पोज किया। अभी हाल फिलहाल में GST भी गवर्नमेंट ने लाया है। गवर्नमेंट ने क्या किया, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म मतलब क्या कि जो फॉरेन करेंसी होता है, कि अब देखो मेनली प्रॉब्लम हमारा जो आया था इकोनॉमी के अंदर 1991 का, उसका मेन रीजन क्या था कि भैया हम लोग एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इम्पोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण हमारे पास फॉरेन करेंसी कम आ रहा है। ठीक,
तो मतलब क्या, अगर हम लोग को सिचुएशन ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट के थ्रू अर्निंग करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग को और पैसा और फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना पड़ेगा। वो कब कर पाएंगे और फॉरेन एक्सचेंज अर्न, जब हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा सकते हैं, ऐसे मान लिया जाए कि अगर मान लो कोई यूएसए के अंदर, ठीक है, आज के डेट में मान लो इंडिया से वो एक पार्ले जी मंगा रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल मान लो एक पार्ले जी है, ठीक है, उसका रेट मान लिया जाए कि है 10 रुपए। क्लियर है। यूएसए का जो डॉलर है, ठीक है, $1 का वैल्यू मान लिया जाए है 100 रुपीज, ठीक है। क्लियर। अब क्या है, अगर मान लो कि एक पार्ले जी का रेट 10 रुपए है और $1 का वैल्यू 100 रुपीज है, अगर मान लो कि यूएसए का इंसान कोई इंडिया से पार्ले जी मंगाता है तो $1 में तो कितना पार्ले जी मिलेगा, 10 पार्ले जी मिलेगा, ठीक है। क्लियर है। लेकिन अगर मान लिया जाए गवर्नमेंट ने ये बोला कि भैया ये जो हमारा $1 इज इक्वल टू जो 100 रुपीज है ना, ठीक है, इसको हम चेंज कर देते हैं, मतलब क्या $1 इज इक्वल टू 120 कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है कि अब यूएसए वाले के लिए क्या होगा, $1 में कितना पार्ले जी आएगा, 12 पार्ले जी आएगा। मतलब क्या कि जब भी अगर हम लोग को अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो हम लोग क्या करेंगे, अपना इंपोर्ट मतलब जो हमारा करेंसी का जो वैल्यू होता है उसको डिवैल्यूएट कर देते हैं। मतलब क्या, अगर मान लिया जाए इंडिया का जो $1 बराबर 100 रुपीज था पहले, ठीक है, अगर मान लो $1 बराबर 120 हो गया तो इसका मतलब क्या है कि जो यूएसए में बैठा इंसान है, यूएसए में जो बैठा इंसान है उसके लिए क्या है कि इंडिया का सामान अब पहले के मुकाबले सस्ता पड़ गया। तो नेचुरल से बात है, अगर वो सस्ता पड़ा तो क्या होगा कि जो सामान वो दूसरे कंट्री से लेता था, मतलब मंगाता था यूएसए का इंसान, अब वो इंडिया से मंगाएगा, ठीक है। तो इंडिया से क्या होगा कि एक्सपोर्ट हमारा इंक्रीज करेगा, ठीक है। क्लियर। तो सिंपल सा बात है ना कि सामान हम वहीं से लेते हैं जहाँ सस्ता हो, ठीक। तो अगर मान लो कि इंडिया का करेंसी का वैल्यू गिर रहा है ना, तो उससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि बाहर के कंट्री के लिए हम इंडिया से एक्सपोर्ट करना इजी हो जाएगा, ठीक है। इंडिया से सामान मंगवाना सस्ता पड़ेगा तो इंडिया जरा सामान मंगाएगा, ठीक है। अब देखो ये चीज ऐसा है ना कि यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्टर कभी भी सुखी नहीं रह सकता है, ठीक, एक साथ। क्यों, अगर मान लो करेंसी का जो वैल्यू है, पहले मान लो कि $1 बराबर 100 है, ठीक है, अगर मान लो ये इंक्रीज होके $1 बराबर 120 रुपए हो जाता है, ठीक। ऐसे में क्या है कि इंडिया से एक्सपोर्टर तो एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा, सामान इंडिया सस्ता हो जाएगा तो एक्सपोर्ट ज्यादा होगा। तो इस सिचुएशन में क्या है कि एक्सपोर्टर को तो बहुत मजा आएगा, ठीक है, एक्सपोर्टर बहुत खुश रहेगा क्योंकि भैया हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है, डिमांड बढ़ा है, ठीक है। क्लियर। लेकिन जो इम्पोर्टर होगा वो, उसको मजा नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि भैया जहां मैं 100 रुपए देकर सामान मंगवा रहा था, ठीक है, अब मेरे को उसी सामान को मंगवाने के लिए 120 रुपए लगेंगे, ठीक। तो मतलब क्या कि अब उसको इम्पोर्ट ज्यादा महंगा हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी करेंसी का वैल्यू जो हमारा इंक्रीज करता है ना, ठीक है, क्लियर, करेंसी का जो वैल्यू है, ठीक है, इंक्रीज इन द सेंस मतलब बाहर वालों के लिए, ठीक, ना कि हमारे लिए, जिसको, ठीक है, नॉर्मल हम अपने हिसाब से देखते हैं हम लोग, ठीक है सर। करेंसी का वैल्यू जब भी डिक्लाइन होता है, मतलब क्या कि पहले 100 रुपए था अब 120 हो गया, ठीक। तो जब भी करेंसी का वैल्यू हमारा डिक्लाइन होगा तो उसमें क्या होगा, एक्सपोर्टर को मजा आएगा, ठीक है, एक्सपोर्टर खुश होगा। लेकिन इंपोर्टर को दुखी होगा। क्यों, क्योंकि एक्सपोर्टर का सामान ज्यादा बिकेगा, ठीक है, इंपोर्टर को ज्यादा पे करना पड़ेगा पहले कंपेयर में। अब दूसरा सिचुएशन क्या है, जब भी करेंसी का वैल्यू जो होता है, ठीक है, वो इंक्रीज करेगा। मतलब ये कि पहले अगर मान लो कि 100 रुपए था, $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज था, अब $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज हो गया, ठीक है। तो वैल्यू बढ़ गया हमारे करेंसी का। वैसे में क्या एक्सपोर्टर को नुकसान होगा। क्यों, क्योंकि अब बाहर वालों के लिए क्या है कि सामान महंगा हो गया इंडिया का, ठीक है। पहले वो जहां पर 100 रुपए का सामान मंगवाते थे, अब वो सिर्फ 80 रुपए का सामान ही मंगवा पाएंगे इंडिया से, ठीक है। जहां पर मान लो 10 पार्ले जी पहले मंगाते थे वो लोग, अब सिर्फ 8 ही पार्ले जी मंगा पाएंगे इंडिया से उतना रेट में। तो क्या है कि नॉर्मल से बात है, महंगा हो गया तो जो बाहर के कंट्रीज का लोग जो इंडिया से मंगाता है सामान वो कम मंगवाएगा, तो एक्सपोर्ट कम हो जाएगा इंडिया से, ठीक है। लेकिन इस सिचुएशन में क्या इंपोर्टर को मजा आएगा। क्यों, क्योंकि उसको जहां 100 रुपए पे करना पड़ता था बाहर से सामान मंगवाने के लिए, अब उसको सिर्फ 80 रुपीज ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी क्या होगा, दो सिचुएशन है जहां पर करेंसी का वैल्यू बढ़ रहा है, एक में घट रहा है। तो दोनों सिचुएशन में या तो एक्सपोर्टर खुश रहेगा या तो इंपोर्टर खुश रहेगा, दोनों एक साथ कभी खुश नहीं हो सकता है, लाइक हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, छोड़ो। सीरियल देखने के लिए रिमोट मिल गया तो वाइफ खुश, हस्बैंड दुखी। और क्रिकेट मैच देखने के लिए रिमोट मिल गया तो हस्बैंड खुश, वाइफ दुखी, ठीक है। तो सेम लाइक ऐसा सिचुएशन है।
क्लियर? तो ये समझ में आ गया कि ट्रेड के अंदर हमने क्या रिफॉर्म लाया करेंसी के अंदर, ठीक है। एक्सपोर्ट पॉलिसी हमने दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता था, पहले क्या होता था कि हमारे कंट्री के अंदर हम लोग, जैसे मान लो कि ये रहा इंडिया, ठीक है, अच्छा सा मैप भी बना देते। मतलब क्या, पहले क्या होता था कि अगर मान लो कोई, हर कंट्री क्या होता था, अपने कंट्री का जो इंडस्ट्री होता था उसको बचाने के लिए क्या, कि नेचुरल सा बात है, अगर मान लो दूसरे कंट्री से इंडिया के अंदर सामान आ रहा है तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान होगा क्योंकि उनका मार्केट जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या होता था, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करके रखा था कि भैया ठीक है हम फॉरेन कंट्री को अलाउ करते हैं, लेकिन अब डायरेक्टली तो मना नहीं कर सकते ना कि भैया नहीं हम अलाउ नहीं करेंगे आपको अपने कंट्री में बेचना, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन खराब होगा। तो गवर्नमेंट क्या करता था कि बाहर से जो भी सामान आ रहा है बाहर से, ठीक है, उसके ऊपर क्या होता था कि टैक्सेस लगाता था बहुत सारा, ठीक। जैसे मान लो कि बाहर से एक सामान आ रहा है, ठीक है, मान लो 100 रुपए का सामान आ रहा है, ठीक है, मान लो एक बिस्किट है, ठीक। तो मान लो एक बिस्किट है इंडिया में जो 10 रुपए का मिल रहा है, ठीक है, एक बिस्किट है जो बाहर से आ रहा है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके पीछे उसके ऊपर 50% का टैक्सेस लगा दिया, या फिर मान लो 40% उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, कस्टम ड्यूटी, ठीक है। अब क्या होगा कि मान लो बिस्किट भले ही 10 रुपए का था, ठीक है, लेकिन इंडिया में जब आएगा तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा, 14 रुपए हो जाएगा, बिकॉज 40% टैक्स हो गया। 100 का था तो 140 हो जाएगा उसका रेट, ठीक है, और इंडिया में 100 का ही मिल रहा है, ठीक। तो मतलब क्या कि बाहर से जो सामान आ रहा है वो डायरेक्टली तो मना नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके ऊपर अगर एक्स्ट्रा टैक्सेस लगा देते तो क्या होगा कि बाहर से जो सामान आ रहा है वो महंगा हो जाएगा, तो महंगा होगा तो लोग कम खरीदेंगे कंट्री के अंदर, जिससे कि हमारा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री का जो मार्केट है वो खराब ना हो। क्लियर है? तो दो तरीका था ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करने का, मतलब क्या कि हर कंट्री जो दो तरीका अडॉप्ट करता था, अपनाता था अपने कंट्री का इंडस्ट्री को बचाने के लिए, ठीक है। एक क्या होता था मेरा, क्या टैरिफ सिस्टम, मतलब क्या कि भैया बाहर से सामान आ रहा है उसके ऊपर आप हैवी टैक्सेस लगा दो, ठीक है। हैवी टैक्सेस लगा दो तो क्या होगा कि वो सामान महंगा बिकेगा इंडिया के अंदर, ठीक है, तो लोग कम खरीदेंगे, जिससे कि इंडिया के जो खुद का इंडस्ट्री है उसका मार्केट हार्म नहीं हुआ। क्लियर है? एक तरीका ये था। दूसरा क्या था, कोटा सिस्टम। इसमें क्या होता है, जिसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, मतलब क्या कि ठीक है भैया हम आपके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्सेस नहीं लगाएंगे, लेकिन आप जो सामान बेच रहे हो ना वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में बेच सकते हो, ठीक है। मतलब क्या कि 100 पीस तक हम आपको अलाउ करते हैं कि ये आप टीवी बेच रहे हो हमारे कंट्री के अंदर, फ्रिज बेच रहे हो तो आप 100 पीस तक बेचो, हम 100 पीस तक आपको कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ टैक्सेस नहीं लगेगा, ठीक है, नॉर्मल टैक्सेस लगेगा। लेकिन 100 से ज्यादा बेचोगे तो फिर हाई टैक्सेस लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अपने कंट्री के मार्केट को बचाने का, अपने कंट्री के मार्केट को इंटरनेशनल मार्केट से बचाने का दो तरीका था पहले जो इंडिया ने अडॉप्ट किया था। एक था क्या, टैरिफ, हाई टैरिफ लगा देना, ठीक है, हाई टैक्सेस लगा देना जिससे कि उनका सामान महंगा हो जाए। प्लस दूसरा क्या, एक क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, मतलब क्या कि ठीक है आप इतना क्वांटिटी में ही हमारे मार्केट में बेच सकते हो। क्लियर है? तो बाद में क्या हुआ कि इंडिया ने रिफॉर्म लाया और अपना जो ये जो सिस्टम था उसको चेंज किया, और टैरिफ सिस्टम को, मतलब जो टैक्सेस था उसको रिड्यूस किया, ठीक है, बहुत कम किया टैक्सेस को, और ये क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन का सिस्टम था इसको भी रिमूव किया। क्लियर है? ये चीजें हमने लाया। इंपोर्ट लाइसेंसिंग लेना पड़ता था हम लोग को पहले, तो उसको भी खत्म किया, ठीक है, ज्यादातर चीजों के लिए। प्राइवेटाइजेशन तो पता ही है क्या। अब देखो प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है क्या, डिसइन्वेस्टमेंट, एक होता है क्या, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। डिफरेंस ये होता है कि अगर मान लो कोई भी सेक्टर है गवर्नमेंट के पास, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, 100% ओनरशिप किसका होता है, गवर्नमेंट के पास होता है। अब 100% ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होता है, इसका मतलब क्या है कि 100% जो राइट्स है या फिर शेयर है गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करता है, उसमें से कुछ शेयर जो होता है प्राइवेट सेक्टर को बेच देता है, ठीक है। जैसे मान लो कि 4% गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, तो अब क्या हुआ कि जो 100% एक टाइम में गवर्नमेंट के पास था, अब कितना बचेगा, 76, और 24% किसके पास हुआ, प्राइवेट सेक्टर के पास हुआ। क्लियर है? तो ये हो जाता है नॉर्मल डिसइन्वेस्टमेंट, क्या
कि आपने जो आपके पास ऑलरेडी जो इंडस्ट्री था आपने उसको क्या किया, डिसइन्वेस्ट कर दिया, मतलब उसको बेच दिया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट होता है क्या, पैसा लगाना, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, पैसा निकाल देना, ठीक है, क्लियर। तो ये हुआ। तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है, गवर्नमेंट वहां पे 1% भी अपना बेच सकता है, प्राइवेट को 2% भी, 3% भी, 4% भी, कितना भी कर सकता है, ठीक है। तो नॉर्मल डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर के पास तो आ जाता है, लेकिन क्या होता है, मेजोरिटी ऑफ शेयर जो होता है गवर्नमेंट के पास ही रहता है, क्लियर है। जैसे इस सिचुएशन में क्या है कि 76% जो शेयर है गवर्नमेंट के पास है, 24% प्राइवेट के पास है। इसका मतलब क्या कि अभी भी अगर कोई डिसीजन लेना हो गवर्नमेंट अपने हिसाब से ले सकता है, क्योंकि 76% जो वोटिंग पावर है गवर्नमेंट के पास है, ठीक है, क्लियर है। अगर मान लो कि 49% भी गवर्नमेंट ने सेल कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, अभी भी 51% गवर्नमेंट के पास है। इसका मतलब क्या कि मेजोरिटी जो पावर है शेयर वोटिंग का वही गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है नॉर्मल डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक, अप टू 49% तक। लेकिन अगर मान लो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम लोग को स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करना है, इसका मतलब क्या कि इसमें क्या होता है, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में होता है ये कि इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ओनरशिप भी प्राइवेट सेक्टर को दे देता है। मतलब क्या कि यहाँ पर क्या होता है कि लेस देन 50% जो होता है प्राइवेट सेक्टर को दिया जाता है, ठीक है, और यहाँ पे मोर देन 50% दिया जाता है। मतलब क्या यहाँ पर जो मेंबर का राइट्स होता है ना, वोटिंग परसेंट राइट्स जो होता है, या फिर जो मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर होता है यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को मिल जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि जो मेजोरिटी ऑफ वोटिंग होता है या फिर वो मेजोरिटी ऑफ शेयर्स होता है वो होता है गवर्नमेंट के पास, पब्लिक सेक्टर के पास, गवर्नमेंट के पास, ठीक है। और स्ट्रेटेजिक वाले में क्या होता है कि ओनरशिप जो रेगुलेटिंग राइट्स होता है उसे प्राइवेट के पास चले जाता है, क्लियर, ये डिफरेंस होता है। अगर क्लियर नहीं होता तो अगर मेरे को मैसेज करना, मैं ऑडियो से ऑडियो कोशिश करूंगा समझाने का, बट आई होप कि जैसा मैंने बताया उससे क्लियर हो गया होगा। अब ये लिस्ट उतना याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि कुछ कुछ इंडस्ट्री जो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है गवर्नमेंट सेक्टर के पास, उसको मिनी रत्ना, नवरत्ना, महारत्ना में डिवाइड कर दिया। ये कोई फिक्स लिस्ट नहीं है, चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। वही होता है, फिर गवर्नमेंट ने एफडीआई वगैरह अलाउ कर दिया, ठीक है, ये सारी चीजें। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अपने मतलब पहले क्या होता था कि भाई ये आपका घर है, ठीक है, ये घर है आपका, ठीक है, ये गेट हुआ, ठीक, गेट नॉक करके पहले कोई इंसान आता था, आपने हाँ बोला आ जाओ तो वो आ जाता था, ठीक है। अब क्या ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या हुआ कि ये घर रहा आपका, ठीक है, इस घर में ये आपका घर रहा। आफ्टर ग्लोबलाइजेशन क्या होगा, ये आपका घर रहा, इसमें कोई गेट नहीं है, ठीक है, जिसको आने का माने आ जाओ, जिसको जाने का माने चले जाओ, ठीक है, मतलब ओपन फॉर ऑल, नो रिस्ट्रिक्शन। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब यही होता है क्या, फ्री फ्लो ऑफ पीपल, ठीक है, मतलब बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के लोग यहाँ से वहां जा सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि उठ के चले जाए, उसके लिए भी वीजा लगेगा कम से कम, ठीक है, मतलब नॉर्मली, ठीक है। लेकिन पहले कंपेयर में अगर आपको इंसान अगर आप दूसरे कंट्री में जाके जॉब करना चाहे, पढ़ना चाहे, तो पहले कंपेयर में जा सकता है, तो वही फ्री फ्लो, ठीक है, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, ठीक। ग्लोबलाइजेशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है बता देता हूँ, ये क्लास 10 में भी शायद हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया था, ठीक है। हाँ, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फ्री, किस किस चीज का फ्री फ्लो, फ्रीली फ्लो कैपिटल का, कि भैया जहां पे आपको माने कैपिटल इन्वेस्ट करने का आप उस कंट्री में जाके इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब जहां से जो टेक्नोलॉजी मंगाना है वो आप ले लो, ठीक। जैसे एग्जांपल आज के टाइम में अगर मान लो कि यूएसए के अंदर कोई न्यू फोन लॉन्च हो रहा है या फिर कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ रहा है, वो विद इन फ्यू मंथ्स इंडिया के अंदर अवेलेबल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आराम से इधर उधर जा सकता है कोई भी टेक्नोलॉजी, ठीक। फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, गुड्स मतलब यहाँ पे कोई सामान बन रहा है वहां पे, तो हम लोग उस कंट्री से अपने कंट्री में मंगवा सकते हैं, ठीक है, जो पहले पॉसिबल नहीं था उतना ज्यादा, ठीक। तो फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, फ्री फ्लो ऑफ सर्विसेज, ठीक, ये सब चीज होता है। सिंपल सा मतलब ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है, मतलब क्या कि आराम से फ्री फ्लो करो, पहले घर में का गेट उखाड़ दिया हमने, जिसको आना है आओ, जिसको जाना है जाओ, ठीक है। तो इसी कारण क्या हुआ कि वर्ल्ड मार्केट का इंटीग्रेशन हुआ, ठीक है। तो वही सब चीजें यहाँ पर भी हमने कोई सभी टाइप का बाउंड्री या रिस्ट्रिक्शन हटा दिया। अब कोई भी कहीं भी जाके रह सकता है, कोई इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है, आउटसोर्सिंग कर सकता है। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है कि देखो मान लो कि एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब मान लो ये डिपार्टमेंट इसने ये डिसाइड किया कि मान लो कि ये पुलिस डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये मान लो पुलिस डिपार्टमेंट है, ठीक। इसने ये डिसाइड किया कि भैया कि एक काम करते हैं क्या कि पुलिस रिफॉर्म लाते हैं, एक काम पुलिस रिफॉर्म लाते हैं, ठीक है, मतलब क्या कि लोगों को अब एफआईआर लिखवाने के लिए घर तक पुलिस स्टेशन नहीं आना पड़ेगा, वो ऑनलाइन भी एफआईआर करवा सकते हैं, ठीक है, या फोन कॉल करके एफआईआर करवा सकते हैं, उनका एफआईआर लिखा जाएगा, ठीक है, क्लियर।
तो अब नेचुरल सा बात है क्या गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि अब हम लोग ऑनलाइन FIR अलाउ करते हैं, ठीक, या फिर कॉल सेंटर टाइप का FIR अलाउ करते हैं, ठीक है। अगर मान लो गवर्नमेंट ये बोले कि ठीक अलाउ करते, अब क्या होगा, वहाँ पे कुछ इंसानों को बिठाना पड़ेगा उनको कॉल सेंटर के अंदर, ठीक, वर्कर्स को हायर करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट ये सोचे कि अगर हम लोग वर्कर्स एक का यहाँ पे जो FIR लिखेगा, जो पर्सन जो उस कॉल सेंटर में काम करेगा, ठीक है, जो FIR लिखेगा, लोग फोन करेंगे FIR लिखवाने के लिए, ठीक है, तो FIR जो वहाँ लिखेगा, अगर मान लो गवर्नमेंट ने ये बोले सोचा कि अगर हम लोग वहाँ पे मान लो पुलिस ऑफिसर्स है, ठीक है, या फिर जो कॉन्स्टेबल्स है, ठीक है, अगर पुलिस वाले हैं उनको अगर बिठाते हैं वहाँ पर, तो उससे नुकसान क्या होगा कि भैया हाई सैलरी मतलब 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार का सैलरी देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कि हमारा पुलिस फोर्स से ऑलरेडी कम है और रिड्यूस हमारा कम हो जाएगा मैन पावर, ठीक है, खर्चा भी ज्यादा है प्लस मैन पावर भी हमारा मतलब नुकसान हो रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक काम करते खाली FIR लिखना ही है ना, ठीक है, उसके बाद तो जांच तो हम लोग कर ही लेंगे, FIR लिखना है तो FIR तो कोई भी लिख सकता है। गवर्नमेंट ने ये बोला कि भैया ये कंपनी है XYZ, ठीक है, मान लो गवर्नमेंट ने बोला कि भैया विप्रो वालों इधर सुनो, ठीक है, विप्रो को ये बोला कि भैया एक काम करो, ये काम हम आपको सौंपते हैं, ठीक है, आप एक काम करो कि आपके पास जो भी आएगा FIR लिखना, ठीक है, FIR लिख के आप हमको बाद में वो फॉर्म मतलब एक टाइप से ट्रांसफर कर देना, फिर हम लोग अपना कार्रवाई उस पर करेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना काम जो उसको पहले वो खुद कर रहा था, अब उसने क्या किया, आउटसोर्स कर दिया, मतलब क्या अपना इस डिपार्टमेंट का काम दूसरे किसी को सौंप देना, ठीक है, आउटसोर्सिंग कर देना, वही होता है। तो आज के टाइम में क्या होता है, बहुत सारी कंपनी ये काम करते हैं कि बहुत सारी कंपनी क्या होता है कि फॉरेन कंट्रीज के अंदर जो अपना सॉफ्टवेयर हुआ या फिर सर्विस सेक्टर हुआ, उसका काम क्या करता है, इंडियन कंपनीज को आउटसोर्स कर देता है कि भैया इंडिया में आप काम करो, ठीक है। तभी तो कॉल सेंटर रात रात भर काम करता है, वर्किंग आवर, क्योंकि इंडिया में तो भैया रात को थोड़ी कोई आदमी सर्विस लेगा, वो तो फॉरेन कंट्री में ले रहा है ना। तो कॉल सेंटर मेनली इंडिया में स्टार्ट हुआ था डेवलप्ड कंट्री का नीड्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि अपने कंट्री में अगर वो करता तो उनका मैन पावर भी जाता प्लस खर्चा भी ज्यादा होता, इसलिए इंडिया के अंदर क्या है कि वो लोग को सस्ते रेट पे मतलब वर्कर्स मिल जाते हैं, ठीक ना। मतलब इंडिया में आउटसोर्सिंग इसलिए वो लोग करते हैं बिकॉज यहाँ पे लेबर चीप है, चीप लेबर, 6-7 हज़ार में भी कॉल सेंटर में लोग काम कर रहे हैं, घस रहे हैं, ठीक है अपना मतलब, ठीक है, जो भी वर्किंग पॉपुलेशन, गुड इंग्लिश पॉपुलेशन, इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन भी, ठीक, मतलब अच्छे खासे इंग्लिश बोलने वाले लोग भी इंडिया के अंदर है, ठीक है, चीप लेबर भी है, 6-7 हज़ार के अंदर लोग मतलब कॉल सेंटर में रहते हैं, ठीक है, तो वो सारा चीज भी है। तो इसलिए भी क्या होता है, आउटसोर्सिंग इंडिया में प्रीफर किया जाता है, और इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बन चुका, हब बन चुका आउटसोर्सिंग का, ठीक है, क्योंकि चीप लेबर है और प्लस गुड पॉपुलेशन ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग है, प्लस हाई लेबर भी है, यहाँ पर ज्यादा लेबर भी है। अगर कल को अगर उतना रेट में कोई काम ना करे तो आप उसको निकालो, दूसरे को लाओ, कोई कमी नहीं है लेबर का, ठीक है, ये सारी चीज है। तो आउटसोर्सिंग मतलब समझ में आ गया ना, क्या होता है, एक कंपनी जो होता है वो क्या करता है कि दूसरे कंपनी को अपना काम ट्रांसफर कर देता है कि भैया आप हमसे आप ये करना, या एक कंट्री में MNC जो होता है, ठीक, जैसे मान लो कि अमेजन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसने क्या किया, इंडिया किसी कंपनी को अपना वो काम सौंप दिया कॉल सेंटर संभालने का या फिर वो संभालने का अपना कस्टमर सर्विस वाला, जैसे BPO हो गया हमारा, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री सब ये सब। अब देखो अब इतना सारा कुछ हो रहा है वर्ल्ड में, ठीक ना, इतना सारा ट्रेडिंग बढ़ गया पहले के मुकाबले, कोई भी कंट्री, ये कंट्री रहा, ये कंट्री आराम से जा सकता है, यहाँ पे ट्रेड कर सकता है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। तो नेचुरल सा बात है, जितना ज्यादा दो लोगों के बीच में इंटरेक्शन बढ़ेगा उतना चांसेस है डिस्प्यूट होने का, ठीक है। तो अब वर्ल्ड के अंदर मान लो ये इतना सा कुछ हो रहा है, तो कोई ना एक तो बॉडी चाहिए ना जो रेगुलेट करे इन सारे ट्रेड को। हर कंट्री, दो कंट्री आपस के बीच में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, ट्रेडिंग कर रहा है, तो कोई ना कोई इंटरनेशनल रूल बुक चाहिए जो कि मिनिमम सपोर्ट या फिर मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स करे, ठीक है, जो उनके बीच झगड़ा हो या इश्यू हो तो डिसाइड करे कि हाँ भैया कौन सा सही है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब World War II हमारा खत्म हो गया तो उस समय क्या हुआ कि सभी कंट्री का तो अच्छा से मतलब सब अपना डूब चुका था, ठीक है। तो सबने ये डिसाइड किया कि भैया जो मेनली 2 वर्ल्ड वॉर हमारा हुआ है 1 और 2, उसके पीछे हमारा इकोनॉमिक रीजन बहुत ज्यादा था, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारा इकोनॉमिक रीजन। अब वो क्या था नहीं था वो मॉडर्न वो वर्ल्ड हिस्ट्री में आप देख लेना। तो मेनली यही था कि शॉर्ट में बता देता हूँ शॉर्ट में। तो मेनली World War I और World War II था हमारा, उसके पीछे जो एक इंपॉर्टेंट रीजन था वो क्या था, इकोनॉमिक, ठीक है। मतलब क्या, मार्केट की लड़ाई करना, ठीक है ना। तो मतलब क्या कि भैया हमारा सामान यहाँ बेचेंगे, हम फ्रीली बेच पाएंगे, आप नहीं बेचोगे, तो इसको लेकर ही मेनली एक कॉन्फ्लिक्ट का रीजन ये भी था, मार्केट को लेकर और रिसोर्सेज को लेकर, ठीक है, World War I और 2 में, ठीक, रिसोर्सेज को लेकर, इकोनॉमी का, मार्केट को लेकर। तो क्या हुआ जब World War II खत्म हो गया हमारा, तो डिसाइड क्या क्या किया गया भैया, ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत हो चुका है, अब डूब चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो इन फ्यूचर ऐसा ना हो, इसीलिए क्या करना है कि भैया
इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग एक कॉपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। जो हम लोग अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस करते हैं उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको मॉनिटरिंग करने के लिए, या फिर एक पीसफुल तरीके से जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है ट्रेडिंग के अंदर, इंटरनेशनल ट्रेडिंग के अंदर जो भी हमारा झगड़ा है उसको एक पीसफुल तरीके से एक डील करने के लिए हम एक बॉडी बनाते हैं, ठीक ना। उन्होंने बनाया क्या, गेट। तो 1948 में क्या होता है, हमारा 1948 के अंदर गेट बनता है, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, क्लियर है। विद द टाइम क्या होता है कि सारे कंट्री को क्या लगता है कि नहीं ये उतना ज्यादा इफेक्टिव है नहीं, तो कुछ रिफॉर्म लाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो वही आगे चल के क्या होता है 1995 क्या 4 के आसपास क्या होता है, ये गेट को रिफॉर्म करके बनाते हैं वो लोग क्या, WTO। ये रहा हमारा गंगाधर, ये रहा शक्तिमान, ठीक है। तो गंगाधर ही शक्तिमान है, ठीक। तो वो पहले गेट था, बाद में उसको रिफॉर्म करके उसको WTO बनाया जाता है, ठीक है। तो मेनली ये इसको WTO को हम ऐसे समझ सकते हैं, ये एक टाइप से क्या इंटरनेशनल पंचायत है, ठीक है। जो क्या काम करता है कि जो रूल्स बुक बनाता है, रूल बुक बनाता है, पॉलिसी बनाता है, इंटरनेशनल जो ट्रेड होगा वो कैसे काम करेगा, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड कैसे काम करेगा उसको उसको लेकर रूल बुक गाइडेंस बनाना, ठीक है, उसको रेगुलेट करना, और प्लस दो कंट्री के बीच में झगड़ा हो जाता है तो उसको डील करना, ठीक है। ये सब चीज ये काम करता है WTO। तो वही दिया कि 1995 में WTO बनता है, उसके पहले वो गेट था, ठीक है। उसका मेनली काम है क्या, मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो होता है, ठीक है, बहुत सारे कंट्री के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसको देखना सही से पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और प्लस उनके बीच में झगड़ा होता है तो उसको सॉल्व करना, जो काम बोला ना पंचायत एक टाइप से पंचायती करना, ठीक है। तो बैरियर जो होता है एक कंट्री दूसरे कंट्री पे लगाता है, अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस होता है उसको कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करना, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये सब चीजें इस चैप्टर के अंदर। अभी असेसमेंट बता रहा है कि क्या फायदा हुआ रिफॉर्म लाने का हमारे कंट्री के अंदर, जो 1991 के अंदर हम लोगों ने LPG पॉलिसी अडॉप्ट किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट किया, उसका फायदा क्या हुआ हम लोगों को, ठीक है। तो वही है, फायदा ये हुआ कि एक टाइम में जो हमारे पास सिर्फ 3 वीक का कुछ फायदा बता दे रहा हूँ मैं। जैसे एक टाइम में क्या था, उस समय सिर्फ 3 वीक का हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज था, ठीक है। अब क्या है ना, मोर देन 90 डेज का हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज है। ये एक फायदा हुआ कि हम लोग अब हमारा करेंसी या हमारा इकोनॉमी ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा मजबूत है, ठीक है, ज्यादा स्टेबलाइज है। सर्विस सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ, हमारा पर कैपिटा इनकम हमारा इंप्रूव हुआ, हमारा GDP ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ, ठीक है, क्लियर है। पहले कंपेयर में हमारा सर्विस सेक्टर इंप्रूव हुआ, हमारा एक्सपोर्ट इंप्रूव हुआ हमारा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री में ज्यादा आने लगा, FDI ज्यादा आने लगा, तो ये सारा चीजें इसके अंदर। देखो 1991 के अंदर जहाँ सर्विस सेक्टर के अंदर 6.7% का ग्रोथ रेट था हमारी कंट्री के अंदर, अब वो 10.3% हो गया था हमारा, ठीक है। ये सब चीजें तो मेनली देखो एक सब फायदा हुआ हमारा, ठीक है, फायदा हुआ, लेकिन नुकसान क्या हुआ कि हमारा सबसे ज्यादा सफर करना पड़ा LPG पॉलिसी के कारण हुआ क्या, एग्रीकल्चर सेक्टर को, ठीक है। रीजन ये रहा ना कि ये हमने सब कुछ तो ओपन कर दिया, तो अब क्या हुआ कि जो डेवलप कंट्री है ना वो अपने कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज्यादा सब्सिडी देता है, ठीक है। USA के अंदर बहुत ज्यादा सब्सिडी उनको मिलता है, बहुत सस्ता में मिलता है उनको, ठीक है। अब होगा क्या, नेचुरल सा बात है क्या कि उनको सस्ता में अगर मिल रहा है तो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। जिस कंट्री के लोगों को या जिस कंट्री के फार्मर्स को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है, तो बहुत सारा सब्सिडी दे रहा है, तो नेचुरल सा बात है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस कंट्री का फार्मर्स का कम होगा, तो वो जो इंटरनेशनल मार्केट में सामान बेचेगा वो सस्ता बेचेगा, ठीक है। और जब हमने इंडिया का मार्केट सबके लिए खोल दिया तो एग्रीकल्चर गुड्स भी इंडिया में आ रहा है, तो अब एक तरफ इंडिया का फार्मर्स है जो कि उसको उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट से, ठीक है, और एक तरफ क्या दूसरे कंट्री का फार्मर्स जिसको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, तो नेचुरल सा बात है क्या उस कंट्री का जब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंडिया में आएगा, ठीक है, तो सस्ता बिकेगा, सस्ता बिकेगा तो क्या होगा कि लोग उससे खरीदेंगे, तो इंडिया का जो खुद का फार्मर्स है उसका सामान नहीं बिक पाएगा उतना ज्यादा, ठीक है, तो नुकसान होगा यहाँ के फार्मर्स को, तो ये सब चीज हुआ। इसलिए फार्मिंग सेक्टर को उतना प्रॉफिट नहीं हो पाया इस पॉलिसी से, या फिर जो बोल सकते हैं कि फार्मिंग सेक्टर सफर ड्यू टू दिस पॉलिसीज, और अभी शायद और सफर करना है, बिकॉज अभी के टाइम में क्या है कि इंडिया भले ही आज के टाइम में क्या वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर हो, लेकिन क्या है कि खासकर 2 कंट्री यूरोपियन कंट्रीज और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ठीक है, ये दोनों कंट्री क्या है, इन दोनों कंट्री के अंदर डेयरी सेक्टर है ना बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, डेयरी सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, डेवलप कंट्री है लेकिन डेयरी सेक्टर बहुत स्ट्रांग है। तो ये जो 2 कंट्री है ना वो इंडियन गवर्नमेंट पे कंटिन्यूअसली प्रेशर बना रहे कि भैया हमको अलाउ करो इंडिया के अंदर हमारा कि इंडिया के अंदर अपना डेयरी प्रोडक्ट्स को बेच पाए, ठीक है। इसलिए आप देखा क्या होगा कि आपने बहुत सारा डेयरी प्रोडक्ट लाइक ये चीज हो गया वो चीज हो गया जो बहुत सारा ऑस्ट्रेलियन कंपनी इंडिया न्यूजीलैंड के कंपनी इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं, ठीक।
तो वही बात है कि अगर मान लो कि एक बार फुल अलाउ हो जाता है इन लोगों को कि भैया फ्रीली बेच सकते हो यूरोपियन अपना जो कंट्रीज है इंडिया के अंदर अपना डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो उस समय इंडिया के जो खुद के जो डेयरी इंडस्ट्री होगा उसको कितना ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि वहां पर बहुत सा सब्सिडी मिल रहा है, तो नेचुरल सी बात है वहां से सामान आगे सस्ता पड़ेगा एज कम्पेयर टू इंडिया खुद के। तो फिर जो भी, तो ऐसा बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को नेग्लिजिबल या बहुत ही कम बेनिफिट हुआ या फिर बहुत नुकसान ही हुआ है इस पॉलिसी का। फायदा सबसे ज्यादा फायदा हुआ है हमारा सर्विस सेक्टर को, बिकॉज सर्विस सेक्टर का फायदा इसलिए भी हुआ है क्योंकि जो वो डेवलप कंट्री के फेवर में है, क्योंकि अगर मान लीजिए डेवलप कंट्री में क्या बताया, अगर अपने कंट्री के अंदर वो लोग मान लो बीपीओ स्टार्ट करते हैं, कॉल सेंटर स्टार्ट करते हैं, ये सब स्टार्ट करते हैं, तो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है, ज्यादा पे करना पड़ता है उन लोगों को सैलरी अपने यहाँ के लोगों को, और प्लस मैन पावर उनके पास कम हो जाता है। लेकिन वही काम अगर आप इंडिया से कंट्री से लोग करवा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि उनका खर्चा भी कम हो रहा है, प्लस उनका मैन पावर भी बच रहा है। तो वही हमारे कंट्री में एफडीआई इंप्रूव हुआ है, ठीक है, ये सब चीजें हमारे कंट्री में ग्रोथ आया, ठीक है, डेवलपमेंट आया, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ। रिफॉर्म जो मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या, रिफॉर्म हैव नॉट बीन एबल टू बेनिफिट एग्रीकल्चर, ठीक है, क्लियर, और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अंदर हमारा ग्रोथ रेट और कम ही हो गया, ठीक। तो ये सब चीजें हम लोग का, क्योंकि क्या हमने क्या देखा था कि एलपी जो हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें क्या था, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया था, सपोर्ट किया था, ठीक है, क्लियर। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या था कि गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया था, सपोर्ट किया था, लेकिन हमने क्या देखा जो 1991 के अंदर जो इकोनॉमिक कंडीशन हमारा खराब हुआ, फिर हम लोगों ने लोन लिया, ठीक है, तो उसके अंदर एक शर्त क्या था कि गवर्नमेंट अपना खर्चा कम करे। तो गवर्नमेंट खर्चा कहाँ से कम कर सकता है, आप देखो, जो लोन लिया उसका इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा हम लोग को, ठीक, तो वो खर्चा कम हो नहीं सकता है। डिफेंस के ऊपर खर्चा कम कर नहीं सकते हम लोग, ठीक है, तो खर्चा कम कहाँ कर सकते हैं, सब्सिडी के ऊपर। तो गवर्नमेंट क्या क्या सब्सिडी के ऊपर खर्चा कम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक। तो अब जो पहले फार्मर्स को जो सब्सिडी मिलता था, बेनिफिट मिलता था, धीरे धीरे क्या वो खत्म, बंद होना स्टार्ट हो गया या फिर कम होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इसलिए फिर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर फार्मर्स को लॉस होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि बाकी सबका प्राइस इंक्रीज हुआ लेकिन एग्रीकल्चर गुड्स का प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ, ठीक। जैसे मान लिया जाए कि आज से 10 12 15 साल पहले का दिया जाए, ठीक है, मान लो 15 ईयर्स पहले डीजल तो था, पेट्रोल जो था अप्रोक्स, मान लो फार्मर एग्जाम्पल एक चीज यूज करता है डीजल, ठीक, तो मान लो डीजल था 50 रुपीज 10 साल पहले, ठीक है, और जो वीट का प्राइस था, जो गेहूं का प्राइस था, आटा का प्राइस था, वो कितना था, 500 रुपए क्विंटल, ठीक है, 500 रुपए क्विंटल 10 साल पहले, ठीक है। अब क्या हुआ, डीजल का प्राइस क्या हुआ, हालांकि 50 भी नहीं था, 40 था, ठीक है, जो भी। अब क्या हुआ, आज के डेट में क्या है, डीजल का प्राइस कितना हो गया, 100 हो गया, क्लियर। मतलब क्या है, यहाँ पर 2.5 टाइम्स ये बढ़ा है, ठीक है। लेकिन जो 10 साल पहले जो फार्मर्स को जो वीट के ऊपर जो एमएसपी मिल रहा था, क्विंटल मिल रहा था, एक चीज और, एमएसपी सब फार्मर्स को नहीं मिलता, ठीक है, हार्डली 5 से 6% ही फार्मर होते हैं जिनको एमएसपी मिलता है। और कहने के लिए एमएसपी उतना 800 दिया जाता है, लेकिन मतलब वीट का एग्जांपल 800 दिया जाता है, लेकिन रियल में जब वो बेचने जाता है ना, तो उसको टैक्सेस काट के, आपका क्वालिटी खराब है काट के, ये काट के उसको जितना डिफाइन होता है एमएसपी उससे भी कम बहुत मिलता है, ठीक है। खैर वो छोड़ो, ऑफिशियली बात करते हैं हम लोग। तो मान लो 500 रुपए था 10 साल पहले, ठीक है ना, आज के डेट में बढ़ चढ़ के वो हार्डली 800 पे हुआ है। मतलब क्या, हार्डली 1.5 टाइम्स ये बढ़ा है। अब क्या देख रहे हैं, फार्मर्स का जो इनपुट था उसका प्राइस तो लगभग 2.5 गुना बढ़ गया, ठीक है, लेकिन जो उसको पैसा मिल रहा है वो सिर्फ 1.5 गुना बढ़ा है। तो नेचुरल सा बात है क्या कि फार्मर्स का जो प्रॉफिट था वो धीरे धीरे क्या कम होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि जितना कंपेयर में हम उसका रॉ मटेरियल बढ़ रहा है, ठीक है, उतना कंपेयर में उसका वो इनकम नहीं बढ़ रहा है, या फिर जो एग्रीकल्चर गुड्स है उस कंपेयर में उसका प्राइस उतना इंक्रीज नहीं कर रहा है। अब सवाल ये है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो आज से 10 साल पहले जो आम खाते थे वो 10 रुपए खाते थे, लेकिन आज के टाइम में आम मिलता है मार्केट के अंदर 60 रुपए केजी, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, लेकिन ये समझना पड़ेगा क्या है कि 10 साल पहले मान लो प्याज, ठीक है, प्याज अगर मान लो 10 साल पहले आप मार्केट में मान लो कि 5 रुपए केजी लेते हैं, ठीक है, आज आपको अगर मान लो 50 रुपए केजी ले रहे हो, तो आपको तो ये लगेगा कि भैया 50 रुपए केजी हम लोग ले रहे हैं, तो एग्रीकल्चर गुड्स का सामान बढ़ गया, रेट बढ़ गया, लेकिन
यहाँ पे एक गेम ये रहा मिडिल मैन। आप जो 50 रुपए ले रहे हो ना, किससे ले रहे हो? आप डायरेक्ट फार्मर्स को तो दे नहीं रहे हो ना पैसा, तो आप बीच में सब्जी वाले जो बेच रहा है, ठीक ना, वेंडर बेच रहा है या मॉल में सब्जी बेच रहा है, आप उसको दे रहे हो, ठीक है। अब वो जो फार्मर से खरीदता है वो उसको मिलता है। तो होता क्या है नॉर्मली, जैसे नॉर्मली सुना ही होगा न्यूज क्या, कि हार्डली जब इंसिडेंट सुना हो क्या, कि जब फार्मर्स क्या होता है, उनका सामान बिकता नहीं है, बहुत कम रेट में बिकता है, तो लोग सामान फेंक देते रोड के ऊपर। क्यों फेंकते हैं? रीजन ये रहा कि मान लिया जाए जो प्याज है, ठीक ना, प्याज जब बेचने जाएगा मार्केट में उसको सीजन में, ठीक है, तो 50 पैसा पर केजी के हिसाब से उसको रेट मिलता है, ठीक। मतलब जो प्याज फार्मर 50 पैसा पर केजी के हिसाब से जो हो मार्केट में बेच रहा है, मतलब होलसेलर को बेच रहा है, वही प्याज आप 50 पर केजी के हिसाब से मार्केट से ले रहे हो, ठीक है। तो बीच में सारा बेनिफिट मिडिल मैन को आ रहा है, फार्मर्स को नहीं मिल रहा है, ठीक है। फार्मर्स को तो कम ही मिल रहा है, मतलब जितना मिलना चाहिए उससे भी उतना भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। लेकिन उस समय आप ज्यादा पे कर रहे हो, तो इसलिए क्या है कि प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन वो प्राइस फार्मर्स को नहीं मिल रहा है, ठीक, क्लियर है। तो फार्मर्स के लिए तो क्या है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो गया, लेकिन उनको जो फार्मर्स को बेनिफिट मिल रहा था, पैसा मिल रहा था, जो इनकम हो रहा था, फार्मर्स का तो इनकम कम हो गया हमारा। अब ये क्वेश्चन नॉर्मली माइंड में आता है क्या, कि अरे फार्मर्स सामान क्यों फेंक रहा है, टमाटर क्यों फेंक रहा है? बताता हूँ रीजन क्यों फेंक रहा है। एक फार्मर है, ठीक है, उसके पास मान लो 100 केजी टमाटर है, ठीक। अब नेचुरल सा बात है, 100 केजी टमाटर तो बेच नहीं पाएगा एक जगह, ठीक है। मान लो 1000 केजी टमाटर है, ठीक ना, 1000 केजी उसका टमाटर है। अब नेचुरल सा बात है कि 1000 केजी टमाटर उसको बेचना है, तो अपने गांव में तो बेच नहीं पाएगा, उसको जाना पड़ेगा, एक मार्केट में जाना पड़ेगा, ठीक। और हर जगह मार्केट होता नहीं। फार्मर्स को अगर मान लो उसके पास जो टमाटर है 1000 केजी, ठीक है, 100 केजी इजी होता है बोलने में, ठीक है, ठीक है। फार्मर्स के पास जो 100 केजी टमाटर है, वो उसको बेचना है तो मार्केट में जाना पड़ेगा उसको, ठीक। मार्केट होता है, नेचुरल सा बात है, गांव में, हर गांव में तो मार्केट होता नहीं है, ठीक है। कोई बड़े मार्केट में उसको जाना पड़ेगा, ठीक। तो वो मार्केट में जाएगा सामान बेचने के लिए। मार्केट में कहाँ 100 केजी सर पे उठा के तो ले नहीं जाएगा, उसके लिए उसको ट्रैक्टर चाहिए, ठीक है, ट्रैक्टर चाहिए। तो क्या होगा, वो ट्रैक्टर हायर करेगा, सामान लोड करेगा, मार्केट में जाके बेचेगा, ठीक है। अब मार्केट के अंदर टमाटर का रेट मान लिया जाए 50 पैसा पर केजी के हिसाब से मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या, फार्मर्स अगर मार्केट में जाके सामान बेचेगा, टमाटर बेचेगा 100 केजी, तो उसको कितना मिलेगा? 50 रुपए, ठीक है। तो मतलब क्या, उसके पास जो गुड्स है, टमाटर है, मार्केट में जाके बेचेगा तो उसको कितना रुपए मिलेगा? 50 रुपए। लेकिन मार्केट में जाने के लिए जो ट्रैक्टर हायर करेगा उसका भाड़ा है 100 रुपए। मतलब 100 केजी टमाटर है उसके पास, ठीक है, उसको ट्रैक्टर लेके जाना है मार्केट में बेचने के लिए, ठीक। अब ट्रैक्टर का भाड़ा ही 100 रुपए है, लेकिन जब मार्केट में बेचेगा सामान, जितना उसको इनकम मिलेगा 50 रुपए मिलेगा, ठीक है। ये क्या हो रहा है? रेवेन्यू, इनकम नहीं बोल रहा, रेवेन्यू, क्योंकि उगाया, बहुत सारा खर्चा है उसने किया होगा टमाटर उगाने के लिए, ठीक। तो नेचुरल सा बात है क्या, कि मतलब क्या, उसको अपने जेब से पैसा लगा के जाके मार्केट में बेचना पड़ेगा। तो इतना बेवकूफ या इतना तो मतलब है नहीं वो, ठीक है। तो इससे अच्छा क्या है, वो टमाटर को फेंक दे रोड पे, जिससे कम से कम अपने जेब का पैसा तो उसका बचे, एक्स्ट्रा 50 रुपए उसको नहीं लगाना पड़ेगा ना ट्रैक्टर के भाड़ा के लिए। इसीलिए फार्मर्स लोग लास्ट में सामान फेंक देते रोड पे, क्योंकि मार्केट में जाके अगर वो बेचेंगे सामान, तो उल्टा उनको अपने जेब से लगाना पड़ेगा सामान बेचने के लिए पैसा। और ये तो सिर्फ ट्रैक्टर का रेट मैंने बताया, मार्केट में जाके सामान बेचेंगे तो मार्केट का फीस होता है, वहां का अपना अलग रेंट होता है, टैक्सेस होता है। ठीक है, तो उसके हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर ये बहुत सारा आया हमारा, ठीक है, न्यू न्यू टाइप का इंडस्ट्री खुला, हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ा, जॉब्स क्रिएट हुआ, तो ये सब इजी टू अंडरस्टैंड है, कुछ नहीं ज्यादा, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट हमारा कंट्री के अंदर हुआ, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, डिसइन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में डिफरेंस। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, धीरे धीरे अपने पास जो इंडस्ट्री था उसको धीरे धीरे डिसइन्वेस्ट करके प्राइवेटाइज करते गया। तो कुछ फिजिकल पोजिशन भी हमारा बढ़ा, ठीक है। जैसे मैंने क्या बताया, एक टाइम में सिर्फ 3 वीक के लिए हमारे पास फॉरेन रिजर्व था, आज के डेट में मोर देन 90 डेज के लिए, ठीक है। तो कंक्लूजन वही है, फायदा बहुत कुछ हुआ, लेकिन ये इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक, जो कि अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, कभी पूरा नहीं होता है। एलपीजी हमारा कभी भी पूरा प्रोसेस नहीं है, वो कंटिन्यूसली चलते रहता है, रिफॉर्म हमारा कंटिन्यूसली चलते रहता है। तो वही चीज है कि हमारा क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, ठीक है। तो आई होप ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, वरना मैं टेलीग्राम लिंक में भी आप ज्वाइन करके वहां से ही पूछ सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू।